उस साल हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और हमारी कंपनी पूरी तरह से बैंक्रप्सी की कगार पर खड़ी थी। मेरी बहन पूरी तरह से टूट चुकी थी। ठीक उस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उससे सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मेरी बहन ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार उसकी कंपनी पब्लिक हो गई। उसने कामयाबी के उस शिखर को छू लिया जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। वो बन गई प्रेसिडेंट वेंस, एक ऐसी इंसान जिसे हर कोई एडमायर करता था, जिसे हर कोई ऊपर देखता था। एक बहुत बड़े इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का अटेंशन खींच लिया। रिपोर्टर ने पूछा, इतने सालों की इस मुश्किल जर्नी के बाद आप सबसे ज्यादा किसके लिए ग्रेटफुल हैं? हैं? सवाल सुनते ही मेरी बहन की आंखें एकदम ठंडी हो गईं और उसकी आवाज से जैसे सार्काज्म टपकने लगा। उसने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया, मेरा छोटा भाई, जिसने मुझे पैसों के लिए अकेला छोड़ दिया। रिपोर्टर रुका नहीं, उसने आगे प्रेस करते हुए पूछा, तो अब वो कैसा है? इस इंटरव्यू के बाद पूरे देश में प्रेसिडेंट वेन्स के छोटे भाई की एक नेशन वाइड सर्च शुरू हो गई। 10 मिलियन का भारी भरकम रिवॉर्ड रखा गया, लेकिन किसी को भी मेरा कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें अगर कुछ मिला तो वो थी मेरी छोड़ी हुई एक डायरी। जब रिपोर्टर ने वो डायरी मेरी बहन के हाथों में दी तो वो अपनी जगह पर पूरी तरह से जम गई। डायरी को पकड़ते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन ठीक अगले ही सेकंड उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए और उसने उस डायरी को सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, क्या ये नेट की कोई नई ट्रिक है या तुम लोगों ने अपनी टीवी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए ये सब फेक स्टोरी गढ़ी है? रिपोर्टर ने ना में अपना सिर हिलाया और बहुत ही केयरफुली उस डायरी को कचरे से वापस उठा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सच में वही डायरी है जो आपके भाई ने मरने से पहले छोड़ी थी, और जहां तक उनकी बॉडी की बात है उसे ऑलरेडी क्रिमेट किया जा चुका है, क्योंकि उनकी बॉडी क्लेम करने कोई नहीं आया था। तो क्रीमेटोरियम ने ही रूल्स के हिसाब से सब हैंडल कर लिया। रिपोर्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी बहन गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। ये मत सोचना कि मैं उसे माफ कर दूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस तरह का ड्रामा कर रहा है। जाकर नेट से कह दो कि अब मेरा एक नया भाई है और मेरे लिए अब वो कुछ भी नहीं है। अगर वो मर भी गया है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। रिपोर्टर ने उसे बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से देखा और पूछा, तो फिर हमें इस डायरी का क्या करना चाहिए? वेनेसा ने एक बहुत ही ठंडी और चुभने वाली हंसी हंसी और कहा, जाओ इसे पढ़ो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे स्पिन करने का प्लान कर रहा है। फिर रिपोर्टर ने मेरी डायरी का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। हेलो मिस्टर डायरी, आज से प्लीज़ मेरा अच्छे से ख्याल रखना। मुझे लगता है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ बचे हो। मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। आज जब मैं अपने पेरेंट्स के दिए हुए सारे महंगे गिफ्ट्स लेकर घर से निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया। मैं सच में उसका सामना नहीं करना चाहता था। मैं बस बिना कोई आवाज़ किए उस घर से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था, लेकिन वो बहुत अनोइंग थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे जाने नहीं दिया। वो फूट फूट कर रो रही थी कि मैं ही उसका इकलौता परिवार हूँ जो अब इस दुनिया में बचा है। एक पल के लिए मेरा दिल भी पूरी तरह से हिल गया था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे बहुत ही कोल्ड और रूड तरीके से देखा। मैंने उससे कहा, अब जब कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है तो क्या तुम अभी भी मुझे वो मोटरसाइकिल मॉडल्स खरीद कर दे सकती हो जो मुझे पसंद है? मैं पागलों की तरह पैसे खर्च करता हूँ, क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मुझे पाल सको? तुम्हारी साथ रहकर हर दिन एक एक पैसे के लिए तरसने से तो अच्छा है कि मैं जाकर किसी अमीर औरत को ढूंढ लूँ जो मुझे खुशी खुशी अपने पास रख ले। और वैसे भी मैं ऑलरेडी एक ऐसी औरत को जानता हूँ। मेरी बातें सुनकर मेरी बहन और भी ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गई। उसने मुझसे डिमांड की कि मैं बताऊं वो इंसान कौन है, और उसने मुझे वार्न किया कि मैं किसी की धोखे में ना आऊं। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो आज से और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी, बहुत सारे पैसे कमाएगी और मुझे फिर से वही पैम्पर्ड यंग मास्टर वाली लाइफ देगी जो मैं हमेशा से जीता आया था। लेकिन गेस करो मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा, मैं खुशी खुशी बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास मुझे सपोर्ट करने की एबिलिटी और पैसे होते तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा छोटा भाई बनकर रहता और घर भी वापस आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास वो पैसे अब कभी नहीं आने वाले। मेरी बहन हमेशा से बहुत प्राउड थी, लेकिन सिर्फ मुझे रोकने के लिए वो सच में मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। काफ़ी पैथेटिक था ना? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और अपनी आंखों के कोने में आए आंसुओं को पोंछ लिया, इससे पहले कि वो उन्हें देख पाती। मैंने उसे एक थप्पड़ भी मारा और चिल्लाकर कहा कि मुझसे चिपकना बंद करो, मेरा फ्यूचर बर्बाद करना बंद करो। और मैं यहाँ तक चला गया कि मैंने उससे कहा कि मैं उससे हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ। उस थप्पड़ ने उसे पूरी तरह से सुन कर दिया था। वो जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई और बस मुझे अपना सूटकेस खींचकर दूर ले जाते हुए देखती रही। आई एम सॉरी सिस, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? ये पहला पेज खत्म करने के बाद रिपोर्टर ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ वेंस अपने छोटे भाई पर इतना ज़्यादा डिपेंड करती थी। लेकिन जब कैमरा मेरी बहन की तरफ घूमा तो उसके चेहरे पर इमोशंस का एक भी निशान नहीं था। वो अभी भी बर्फ़ की तरह ठंडी थी। उसने बहुत ही फ्लैट टोन में कहा, हाँ मुझे रिग्रेट है। मुझे रिग्रेट है कि मैंने उसे इतने प्यार से रखा और एक इतने अनग्रेटफुल इंसान को पाला।
रिपोर्टर ने डायरी का अगला पेज पलटा और पढ़ना जारी रखा। मिस्टर डायरी, मैं आज फिर आ गया। आज मैं और भी टेस्ट्स करवाने के लिए एक दूसरे हॉस्पिटल गया था। ऑनेस्टली इस दुनिया में किसी भी और चीज़ से ज़्यादा मैं बस यही चाहता था कि मेरी पहली डायग्नोसिस रिपोर्ट बस एक गलती निकले, ताकि मैं वापस अपनी बहन के पास जा सकूं और उससे कह सकूं कि आई एम सॉरी। अगर मैं बस अपनी ज़िद छोड़ देता और अपना एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट कर लेता तो वो मुझे डेफिनेटली माफ़ कर देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा किया करती थी। लेकिन लाइफ इतने सारे मिरेकल्स कहाँ बांटती है ना? उस उम्रदराज डॉक्टर ने मेरी तरफ बहुत सीरियस होकर देखा और पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम्हें प्राइमरी लिवर कैंसर है, वो भी लेट स्टेज। तुम्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सच कहूं तो डॉक्टर ने जो भी टेक्निकल बातें कहीं वो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन जिस पल मौत का वो खौफनाक सच मेरे दिमाग में रजिस्टर हुआ, मैं बुरी तरह से टूटकर रोने लगा। मैं सिर्फ 18 साल का हूं। डॉक्टर ने मुझे बहुत पिटी के साथ देखा और फिर मेरे हॉस्पिटलाइजेशन का पेमेंट स्लिप प्रिंट करके मुझे दे दिया। मैं भागकर पेमेंट मशीन के पास गया और मैंने उस अमाउंट को देखा। आखिरकार मैं चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। भूल जाओ इस ट्रीटमेंट को। उस पेमेंट मशीन से जो कार्ड लिंक था वो मेरी बहन का मेन अकाउंट था। मुझे उसके पैसे बचाने चाहिए। मैं वैसे भी बहुत जल्द मरने वाला हूँ, तो उसके पैसे क्यों वेस्ट करूँ? उसके पास जो एक एक सेंट है वो उसने बहुत हार्डवर्क से कमाया है। जब से मेरे पेरेंट्स के साथ काम करने वाला वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था, पूरा प्रोजेक्ट ब्लास्ट हो गया था और कंपनी का सारा कैश फ्लो कोलैप्स कर गया था। मेरे पेरेंट्स उस प्रेशर के नीचे पूरी तरह से कुचल गए थे और चीज़ों को फिक्स करने के लिए हर जगह भाग रहे थे। फिर एक बिजनेस डिनर से वापस आते वक्त उनका कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों की डेथ हो गई। उस पॉइंट के बाद से पूरी कंपनी का सारा बोझ सिर्फ मेरी बहन के कंधों पर आ गिरा था। मैंने उन डेट कलेक्टर्स को अपनी आंखों से हमारे घर आते देखा था। अपने पैसे वापस पाने के लिए उन्होंने घर की हर एक कीमती चीज़ खाली कर दी थी और मेरी ओवरसीज स्टडीज़ के लिए जो हज़ारों डॉलर्स रखे थे, सिर्फ उन्हें प्रिजर्व करने के लिए मेरी बहन ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी और उनके सामने भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ाई थी। लेकिन आखिरकार बैंक ने डेट को सेटल करने के लिए बचे हुए सारे एसेट्स सीज कर लिए। मेरी बहन ने जहां से हो सका पैसे उधार लिए, बिजनेस टेबल्स पर इतना ज़्यादा ड्रिंक किया कि उसे स्टमक ब्लीडिंग हो गई। उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था, लेकिन उसके पास ना तो रेस्ट करने का टाइम था और ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के पैसे। इसलिए जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को डिस्चार्ज करवा लिया। फिर वो सीधा बाहर गई क्लाइंट्स को चेस करने के लिए। सर्वाइव करने के लिए उसने हर उस इंसान के सामने भीख मांगी जो उसकी मदद कर सकता था। खुद को हड्डी तक झुका दिया। मैं रोया और मैंने उससे भीख मांगी कि वो वापस काम पर जाने से पहले अपनी तबीयत ठीक होने का वेट करे। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वो स्टील की बनी है और उसे कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या मेरी बहन थोड़ी स्टूपिड नहीं है? मैं सच में उसका कुछ बोझ अपने कंधों पर लेना चाहता था। मैं सच में उसे बताना चाहता था कि मुझे अब ओवरसीज जाकर पढ़ाई नहीं करनी है। मैं अब वो बिगड़ा हुआ यंग मास्टर नहीं रहा था। मैं वो सब कुछ छोड़ सकता था। मैं पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकता था ताकि मैं उसे सपोर्ट कर सकूं। लेकिन मैंने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे सबसे खराब वक्त पर मुझे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो दुनिया में सबसे तेजी से पैसे जलाती है। मिस्टर डायरी, क्या आपको भी लगता है कि मैं यूजलेस हूं? यहाँ तक पढ़ते हुए रिपोर्टर कार्टर की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने भरे हुए गले से कहा, तो ऐसा लगता है कि आपके भाई के पास उस वक्त आपको छोड़कर जाने के अपने कुछ बहुत ही सीरियस रीजंस थे। इतनी कम उम्र में उसे लिवर कैंसर हो गया था। ये सच में हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन मेरी बहन वेनेसा ने एक बार फिर एक बहुत ही ठंडी हंसी हंसी और कहा, नॉट बैड, ये पेटी एक्ट काफ़ी कन्विंसिंग है। रिपोर्टर कार्टर, उसे अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाने दो। नेट हमेशा से एक बहुत बड़ा लायर रहा है। जब वो छोटा था तो उसने एक बार सिर्फ स्कूल बंद करने के लिए हमारे पेरेंट्स से झूठ बोला था कि उसके एंकल में मोच आ गई है। पूरी फैमिली पैनिक में आ गई थी और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल भागी थी। वो एक्टिंग करने में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। रिपोर्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर डायरी की तरफ वापस लौट गया। मिस्टर डायरी, मैं कल रात फिर से सो नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मैं सोना नहीं चाहता था, बस दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। मेरी इलनेस लगातार और बदतर होती जा रही है। अगर मैं पेन किलर्स नहीं खरीदूंगा तो मैं सच में इस दर्द को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और इस वक्त एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा अर्जेंट है। अगर मैंने जल्द ही रेंट पे नहीं किया तो मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घर से बाहर फेंक देगा। ऐसा लगता है कि मैं सच में उस ब्रिज के नीचे सोने वाले एक्सपीरियंस को फील करने वाला हूँ जिसके बारे में बचपन में मेरी बहन अक्सर जोक किया करती थी। जब मैं छोटा था और मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ा करता था तो मुझे लगता था कि ब्रिज के नीचे सोने वाले हीरोज थोड़े कूल लगते हैं। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे सिर्फ डर लगता है। पूरी तरह से ब्रोक होना, गरीब होना बहुत टेरिफाइंग है। इसीलिए मैंने वो सारे गिफ्ट्स जो मॉम और डैड ने मुझे दिए थे ऑनलाइन सेल करने के लिए लगा दिए। वो उन बहुत ही गिनी चुनी चीज़ों में से थे जो अब मेरे पास बची थीं। लेकिन जब भी कोई इंसान सच में उन चीज़ों को खरीदने के लिए मुझसे कांटेक्ट करता, मैं हमेशा उन्हें मना करने का कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेता। एंड में मैं खुद को उन चीज़ों से अलग ही नहीं कर पाया। लेकिन तब तक मैं इतने दर्द में था और इतना भूखा था कि मैं मुश्किल से ही खुद को होल्ड कर पा रहा था। मैं सच में अब और नहीं सह सकता था। इसीलिए मैंने अपनी बहन के कार्ड से 500 निकाल लिए। आई एम सॉरी सिस, मैंने फिर से तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए।
गरीब होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पुरानी जो पिकी ईटिंग हैबिट्स थीं, खाने को लेकर जो मेरे नखरे थे, वो आखिरकार पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं। जब मैं इतना भूखा था कि मुझे लग रहा था मैं अब बेहोश हो जाऊंगा, मैंने कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ एक गंदा स्टीम्ड बन उठाया और उसे खा लिया। ऑनेस्टली उसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं था। लगता है पॉवर्टी सच में हर बिगड़े हुए अमीर बच्चे की हैबिट्स का इलाज कर सकती है। मैं सुपरमार्केट गया और मैंने प्लेन बंस का एक पैकेट और एक पानी की बोतल खरीदी। फिर मैं हॉस्पिटल गया और मैंने थोड़े पेन किलर्स लिए। बाकी के बचे हुए पैसे मुझे रेंट के लिए सेव करने चाहिए। मेरे टीचर ने मुझे फिर से कॉल किया। उन्होंने मुझे मेरी स्टडीज़ पर फोकस करने को कहा और बताया कि मेरे जैसे अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट का अचानक क्लास स्किप करना कितना बड़ा वेस्ट है। मुझे डर था कि वो मेरी बहन के पास चले जाएंगे, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं स्कूल ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ। लेकिन एंड में उन्होंने फिर भी उसे कॉल कर ही दिया। मेरी बहन ने मुझे अभी अभी कॉल किया था। उसकी आवाज़ बहुत ही स्टिफ और खंडी थी। उसने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम किस तरह की औरत के साथ जाकर चिपक गए हो, लेकिन तुम्हें अपनी उस पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था जिस पर तुम्हें हमेशा इतना प्राउड था। अगर तुम इस तरह से नीचे गिरते रहे तो तुम मॉम और डैड को अपना चेहरा कैसे दिखाओगे। मैंने 10 दिनों से भी ज़्यादा वक्त से अपनी बहन की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन मेरे लिए यह टाइम आधी जिंदगी गुजरने जैसा था। मैंने अपना मुंह कसकर दबा लिया ताकि मैं जोर से रोने की आवाज़ ना निकाल दूं, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिस, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। दूसरी तरफ वो इम्पेशेंट होने लगी और उसने आखिरी लाइन बोलते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में तुम्हारी परवाह करना बंद कर दूंगी। उसके फ़ोन हैंग अप करने के बाद मैं बहुत ही लंबे टाइम तक रोता रहा। मिस्टर डायरी, शायद मुझे ही अपनी बहन को ब्लॉक कर देना चाहिए। आखिरकार कल मैं विथड्रॉल पेपर वर्क का काम पूरा कर लूंगा। यहाँ प्रेसिडेंट वेंस को एक ब्रीफ डेज में गिरते हुए देखकर रिपोर्टर कार्टर एक पल के लिए रुके, अपनी आंखों के कोने से नमी को पोंछा और फिर से डायरी का पन्ना पलट दिया। मिस्टर डायरी, मैंने मूव कर लिया है। जिस दिन में मैं रुका था वो एक रात का 50 चार्ज करते थे। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने पूरा दिन शहर के हर कोने में भाग दौड़ की और आखिरकार मुझे शहर के साउथ साइड के एक बहुत ही रिमोट अर्बन विलेज में एक शाबी सी जगह मिल गई जो एक रात का सिर्फ 30 चार्ज करते थे। उस रूम में 4 बेड्स लगे हुए थे। मेरे ठीक सामने वाले बेड पर एक बहुत ही क्रीपी सा मिडिल एज्ड आदमी रुका हुआ था और उसे देखते ही मुझे अंदर तक डर लगने लगा था। मैंने कृतज्ञता के साथ उस बड़ी बहन की तरफ देखा जो मेरे नीचे वाले बंक पर सोती थी। उसका नाम शियांग था। हालांकि वो खुद को समर बुलाना पसंद करती थी। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा और स्माइल करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम्हारी ये बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। सिस्टर समर सच में बहुत नाइस थी। उस रात अपनी मेडिसिन लेने के बाद मैं सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी तरह से सो पाया। मुझे एक बहुत प्यारा सपना आया। उस सपने में मॉम और डैड मुझे और मेरी बहन को डिज्नीलैंड लेकर गए थे। क्योंकि मेरी बहन जानती थी कि मुझे आयरन मैन बहुत पसंद है, वो मेरे लिए घंटों तक लाइन में खड़ी रही और जब आखिरकार उसकी बारी आई तो उसने मेरा नाम पुकारा और मुझे सीधा उस आयरन मैन परफॉर्मर के ठीक सामने पुश कर दिया। मुझे आखिरकार उस हीरो के साथ पिक्चर क्लिक करवाने का मौका मिल गया जिसे मैं इतना प्यार करता था। मैं इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि मेरी आंखें लगभग गायब ही हो गई थीं। मॉम, डैड और मेरी बहन कुछ ही दूरी पर खड़े थे और मुझे देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो के बाद पीछे मुड़कर देखा, वो सब अचानक से गायब हो चुके थे और वो ब्राइट सनी स्काई, वो चमकता हुआ आसमान अचानक से घने अंधेरे में बदल गया। मैं तुरंत डर गया था, लेकिन मैंने चाहे कितनी भी हार्ड कोशिश की, मैं उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैं एक भयानक पैनिक में उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर कोल्ड स्वेट से भीगा हुआ था। सिस्टर समर ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तुम ठीक हो? मैंने बस ना में अपना सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस तरह की शाबी जगह पर क्यों रह रहा हूँ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बस उन पर ट्रस्ट फील हुआ। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस मुझे खींचकर एक हग में ले लिया। उनकी बाहें बहुत वार्म थीं। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऑर्फन है और अडॉप्ट होने के बाद उनके अडॉप्टिव फादर ने उन्हें बहुत अब्यूज़ किया था। एंड में वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो वहाँ से भाग गईं। अपने टीन से ही वो सड़कों पर सर्वाइव कर रही थी, हर तरह के लोगों से मिल रही थी और खुद को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके सीख चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसे इंसान को मेरे जैसे किसी इंसान की ज़रूरत है जो तुम पर नज़र रख सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। सिस्टर समर ने मुझे पैसे सेव करने की हर तरह की छोटी छोटी ट्रिक सिखाई, जैसे सुपरमार्केट्स में एक्सपायर्ड फूड चेक करना। कुछ स्टोर्स आपको थोड़ा कंपनसेशन देते थे, कुछ नहीं देते थे, लेकिन बहुत सारे स्टोर्स आपको वो एक्सपायर्ड खाना फ्री में ले जाने देते थे। वो मुझे मार्केट भी लेकर जाती थी ताकि हम उन डिस्कार्डेड वेजिटेबल लीव्स को उठा सकें जिन्हें आंटीज़ ने कचरे में फेंक दिया होता था। अगर आप उन सब्जियों के सड़े हुए हिस्से को काटकर निकाल दें और बाकी बचे हिस्से को गर्म पानी में ब्लांच कर लें तो वो आपका पेट भरने के लिए काफ़ी होता था। सिस्टर समर मुझे पार्ट टाइम काम करने के लिए भी अपने साथ ले गईं ताकि मैं थोड़े एक्स्ट्रा कैश अर्न कर सकूं। मैंने सिर्फ एक दोपहर में 60 रुपए कमाए थे। उन पैसों को अपने हाथ में पकड़ते हुए मैंने लाइफ में पहली बार फील किया कि शायद मैं पूरी तरह से यूजलेस नहीं हूँ। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर मैं हर दिन इतने पैसे कमा पाऊँ तो शायद अपने मरने के बाद भी मैं अपनी बहन के लिए कुछ पैसे छोड़कर जा सकूंगा। उस थॉट ने मुझे जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया।
सिस्टर समर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई इडियट हूँ। तुम सिर्फ $60 के लिए इतने खुश हो? उन्होंने मेरे माथे पर हल्का सा टैप किया और मुझे होपलेस कहा। उस क्रीपी आदमी से हर दिन खुद को गार्ड करने के अलावा मुझे बाकियों से पहले जल्दी से जल्दी वॉशअप करना होता था और फटाफट बेड में घुसना होता था, क्योंकि ये इन हर रात 10 बजे पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कट कर देता था। ऑनेस्टली जो दिन मैंने वहाँ गुजारे वो सच में काफ़ी हैप्पी थे। पावर कट होने के टाइम हो गया है। गुड नाइट। यहाँ पर रिपोर्टर कार्टर ने नोटिस किया कि जब वो उस स्लीजी ओल्ड मैन वाले पार्ट पर पहुंचे तो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी रहने वाली प्रेसिडेंट वेंस ने भी चुपचाप अपनी मुट्ठी कस ली थी। उन्हें लगा कि शायद प्रेसिडेंट वेंस अपने भाई से सच में उतनी नफरत नहीं करती हैं जितना वो प्रिटेंड करती हैं। लेकिन अगले ही पल रिपोर्टर को लगा कि शायद ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन था। उन्होंने पेज पलटा और पढ़ना कंटिन्यू किया। मिस्टर डायरी, मैंने वो जगह छोड़ दी है क्योंकि कल उन्होंने मुझे खून खांसते हुए देख लिया था। उनके पास खुद भी कोई सेविंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद की कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी। उससे पहले मैंने उन्हें कभी नहीं बताया था कि मैं सिक हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने अपनी बहन से लड़ाई करके घर छोड़ दिया है, लेकिन आखिरकार मैं अपनी बीमारी उनसे और नहीं छुपा सका। शायद मैं सच में एक बैड लक हूँ। मैं सिस्टर समर को अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहता और मैं डेफिनेटली इस राइटियस बड़ी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता जिसे मैं इतने कम समय से जानता हूँ। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वो इतना हार्डवर्क सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि एक दिन वो अपना खुद का एक ऑटो रिपेयर शॉप ओपन करना चाहती हैं और एक ऐसा घर चाहती हैं जो सिर्फ उनका हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में मरने नहीं दूंगी। जब उन्होंने ये कहा था तो उनकी आंखों में एक बहुत ही स्टबन सी आग थी। मैंने स्माइल किया और हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मैं सच में जो सोच रहा था वो ये था, गुड बाय सिस। अगली सुबह बहुत जल्दी मैंने चुपचाप अपने बचे हुए कुछ बैग्स उठाए और वहां से निकल आया। इतनी देर तक ऐसे स्क्वाट करके ये डायरी लिखने की वजह से मेरे पैर सुन हो गए हैं। मुझे 1 सेकंड रेस्ट करने दो। ऑल राइट। मेरी बॉडी आजकल और भी वर्स होती जा रही है। मैंने फिर से खून खांसना शुरू कर दिया है। अभी एक पल पहले ही मैंने फिर से खून की उल्टी की है। पास से गुजरने वाले लोग मुझे इस हालत में देखकर बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने मुझसे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था और बहुत दूर से ही मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। मैं खुद में ही सिकुड़ कर रह गया था और बहुत लंबे समय के बाद ही मैंने अपना सिर उठाया। तभी मैंने नोटिस किया कि कुछ ब्लड ड्रॉप्स मेरी डायरी पर भी गिर गए हैं। मैंने जल्दी से उन्हें पोंछने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना ज्यादा रब कर रहा था वो स्टेन उतना ही ज्यादा फैलता जा रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर डायरी, मैंने तुम्हें भी गंदा कर दिया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस मुझे इतना ज्यादा दर्द होता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब मैं वहां क्राउच किए हुए रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, एक आंटी जिन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे मेरी तरफ चलकर आईं। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे ठूस दिए। मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की उन्हें मना करने की, लेकिन उन्होंने वो पैसे नीचे टॉस किए और वहां से भाग गईं। मैंने चुपचाप उनका पीछा किया और मुझे पता चला कि उनके साथ उनका डिसेबल्ड हस्बैंड भी था। उनकी बाहों में एक बहुत ही छोटा बच्चा था। उन्होंने अपने बाल पीछे किए, फिर नीचे झुककर उस बेबी के चीक पर किस किया। उसके बाद वो सीधा वापस जाकर आवाजें लगाने लगी और फ्रूट सेल करने लगी। मैं बहुत देर तक वहां रुका रहा, तब तक जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया और मेरा आधा शरीर ठंड की वजह से सुन नहीं पड़ गया। उनके आधे से ज्यादा फ्रूट्स अभी भी अनसोल्ड थे। उन्होंने एक भारी सांस ली और उनके हस्बैंड ने उन्हें कंफर्ट करने के लिए सॉफ्टली कुछ वर्ड्स कहे। उन दोनों ने अपना सामान पैक करना शुरू किया और बेबी को अपने बगल में एक बास्केट में सेट कर दिया। मैंने अपनी कैप को थोड़ा नीचे की तरफ खींचा और तेजी से उनकी तरफ चला। जब वो लोग नहीं देख रहे थे तो मैंने बहुत ही चुपचाप वो पैसे वापस उस बेबी के कपड़ों में स्लिप कर दिए। ये सुनकर वेनेसा ने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा, नाइस स्टोरी। 1 सेकंड के लिए तो मैं लगभग इमोशनल ही हो गई थी। अब क्या, उसकी शुगर मॉमी के पैसे खत्म हो गए, इसलिए उसने सर्वाइव करने के लिए ये फिक्शन लिखना शुरू कर दिया। रिपोर्टर कार्टर, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कितनी रिडिकुलस हूं जो यहाँ बैठकर इतना सारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। चूंकि वो मरने का प्रिटेंड कर रहा है और मेरे सामने आकर फेस नहीं करना चाहता, तो मैं भी उसे ऐसे ही ट्रीट करूंगी जैसे वो सच में मर चुका है। आइदर वे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वेनेसा अपनी जगह से उठी और बिना किसी हेजिटेशन के वहां से मुड़कर चली गई। वो इंटरव्यू वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन उस प्रोग्राम का वो एपिसोड इंटरनेट पर बुरी तरह से एक्सप्लोड कर गया। लोगों ने बहुत जल्दी ये फैक्ट डिग आउट कर लिया कि 5 साल पहले जब प्रेसिडेंट वेंस ने अपने भाई से रिश्ते तोड़े थे, उसके बाद उन्हें अक्सर एक साइकेट्रिक क्लिनिक के अंदर बाहर जाते हुए देखा गया था। तो इंटरनेट पर यह स्पेक्यूलेशन शुरू हो गए कि अपने पेरेंट्स को खोने और अपने भाई से धोखा खाने के बाद उन्हें सीवियर डिप्रेशन हो गया था। बाद में जब कंपनी वापस ट्रैक पर आने लगी तो उन्होंने एक और छोटे भाई को अडॉप्ट कर लिया था। प्रेसिडेंट वेंस के भाई की छोड़ी हुई उस डायरी ने ऑनलाइन एक और भी बड़ा स्टॉर्म खड़ा कर दिया था। कुछ लोग नेट को बुरी तरह से कर्स कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी डेथ भी फेक कर सकता है। उस वक्त उसने अपनी बहन को पैसों के लिए अबैंडन कर दिया, उसे कंपनी का कोलैप्स अकेले फेस करने के लिए छोड़ दिया और उसे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो दिया। और अब जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी कामयाब हो गई है तो वो सिंपैथी गेन करने के लिए पिटी कार्ड प्ले कर रहा है, यहाँ तक कि इस तरह की एक फेक डायरी भी लिख रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि प्रेसिडेंट वेंस के पास ऑलरेडी एक नया छोटा भाई है। र्यूमर तो ये भी था कि उस लड़के के 18th बर्थडे पर वेनेसा ने एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क रेंट पर लिया था और उसे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट की थी। वो उसे इस दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज़ की तरह स्पॉइल करती थी।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि शायद इस स्टोरी में कुछ और भी है। वो डायरी बहुत ज़्यादा रियल फील हो रही थी और उसके अंदर के इमोशंस बहुत सिंसियर लग रहे थे। वो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान जो इस तरह के वर्ड्स लिख सकता है वो सिर्फ एक लालची गोल्ड डिगर हो सकता है। चाहे लोग किसी भी साइड हों, इंटरनेट पर हर कोई बस इसी बात का वेट कर रहा था कि नेट की नेक्स्ट डायरी एंट्री में क्या रिवील होगा। टीवी रेटिंग्स के लिए स्टेशन के रिपोर्टर्स ने प्रेसिडेंट वेंस को दोबारा कांटेक्ट किया। उन्होंने पूछा कि क्या वो अपने भाई की फाइनल डायरी को पब्लिक करने के लिए अग्री करती हैं, क्या वो सच में इस पर बिलीव नहीं करती या बस उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनकी असिस्टेंट आईवी ने रिप्लाई किया, प्रेसिडेंट वेंस ने कहा है वो डायरी ऑलरेडी आपके स्टेशन को हैंडओवर कर दी गई है, आप उसे पब्लिश करें या डिस्ट्रॉय कर दें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। असिस्टेंट ने एक और बात ऐड की, प्रेसिडेंट वेंस ने ये क्लियर कर दिया है कि उनका अब सिर्फ एक ही छोटा भाई है और उसका नाम ह्यूगो है। व्यूअर्स के एक बड़े हिस्से को ये सुनकर बहुत सैटिस्फैक्शन फील हुआ। वो देखना चाहते थे कि क्या नेट अपनी एक्टिंग को और कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि उसकी बहन क्लियरली अब उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। ऑथराइजेशन मिलने के बाद स्टेशन ने बहुत जल्द नेट्स डायरी बिफोर डेथ नाम से एक लाइव प्रोग्राम एयर किया। स्क्रीन पर रिपोर्टर कार्टर एक बहुत ही सीरियस और सोलोमन एक्सप्रेशन के साथ बैठे थे। आप सबकी ही तरह मैंने भी इस डायरी को एडवांस में नहीं पढ़ा है। अब चूंकि मुझे प्रेसिडेंट वेंस की ऑथराइजेशन मिल गई है तो मैं आज इसे आप सबके साथ लाइव शेयर कर रहा हूँ। मैं बस यही होप करता हूँ कि लोग अपने वर्ड्स के साथ थोड़े काइंड रहेंगे। एक ही पल में लाखों व्यूअर्स और लाइव स्ट्रीम में बाढ़ की तरह आ गए। 1 मिनट से भी कम समय में ये नंबर 1 मिलियन क्रॉस कर गया और हर कोई बस रिपोर्टर कार्टर के उस डायरी को खोलने का वेट कर रहा था। वेंस रेसिडेंस पर असिस्टेंट आईवी ने प्रेसिडेंट वेंस की तरफ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। बहुत देर तक हेजिटेट करने के बाद उसने आखिरकार कहा, प्रेसिडेंट वेंस, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। प्रेसिडेंट वेंस ने अपनी आंखें ऊपर तक नहीं उठाईं। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूं कि मुझे उसके बारे में अब और कुछ नहीं सुनना है। रिपोर्टर कार्टर ने गहरी सांस ली और डायरी को खोल लिया। मिस्टर डायरी, आज मुझे एक पपी मिला। पहले तो मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन वो अपनी इंजर्ड लेग को खींचते हुए लगातार मेरे पीछे आ रहा था और पूरे टाइम बस रो रहा था। मुझे पता था कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उसका ख्याल रख सकूँ, इसलिए मैंने खुद को फोर्स किया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद ही मैं वापस पीछे मुड़ गया। जिस पल मैंने उसे उठाया, उस छोटे से येलो डॉग की आंखों में एक चमक आ गई। वो अपनी जीभ से लगातार मेरे पाम को चाट रहा था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने ज़रूर मेरे अंदर तक देख लिया होगा और उसे रियलाइज़ हो गया होगा कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट। मैंने उसका नाम एवर रखा है। मैं बस यही होप करता हूँ कि वो लकी हो, उसकी उम्र लंबी हो और उसका एंड मेरे जैसा शॉर्ट लिव्ड ना हो। मैं उसे एक पेट हॉस्पिटल लेकर गया और सिर्फ उसके एग्जामिनेशन फ़ी ने ही मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। उसके बाद होने वाली सर्जरी में 2000 और लगने वाले थे। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। एवर को अपनी बाहों में पकड़े हुए मैंने डॉक्टर से बहुत ही केयरफुली बेग किया कि क्या मैं उसे सर्जरी के लिए कुछ दिनों के बाद वापस ला सकता हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसे अब और डिले नहीं किया जा सकता। कल का दिन एकदम आखिरी लिमिट है। मैं एवर को उस पेट हॉस्पिटल से बाहर लेकर आया और एक स्ट्रीट कॉर्नर पर ब्लैंक होकर बैठ गया। मैंने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत डम्ब हो। दुनिया के इतने सारे अमीर लोगों में से तुमने मेरे जैसे एक मरते हुए इंसान को चुना, और वो भी सबसे बुरी बात नहीं है। मैं पूरी तरह से ब्रोक हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए 2000 कहाँ से लेकर आऊँ? वो पापी मेरा एक भी वर्ड नहीं समझ सकता था। वो बस खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे कि वो इस फैक्ट को सेलिब्रेट कर रहा हो कि आखिरकार उसे घर मिल गया है। उसे देखकर मेरी आंखें फिर से गीली हो गईं। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची थी। मैं चलकर एक एटीएम के पास गया और हेजिटेट किया। मैं 2000 विड्रॉ करना चाहता था। सिस, ये आखिरी बार होने देना जब मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि मेरी बहन ने ऑलरेडी मेरे उस सेकेंडरी कार्ड को फ्रीज कर दिया था। मेरा दिल पूरी तरह से डूब गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ही तो वो था जिसने कहा था कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ। उसके पास मुझे पैसे देते रहने का कोई रीज़न ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को दोबारा कांटेक्ट करूंगा, लेकिन इस बार मेरे पास सच में कोई चॉइस नहीं थी। ये सब एवर के लिए था, इसीलिए मैंने उसका नंबर अपनी ब्लॉकलिस्ट से हटाया और फिर मैंने उसे कॉल किया। फ़ोन बहुत देर तक बजता रहा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मेरा कॉल नहीं उठाएगी, लेकिन आखिरकार उसने कॉल आंसर किया और एक बहुत ही ठंडी सांस छोड़ी। उसने कहा, आप पछता रहे हो? तुमने मुझे ब्लॉक किया था और अब तुम ही मुझे सबसे पहले कॉल कर रहे हो। क्या तुम ही वो इंसान नहीं थे जिसने कहा था कि तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? या फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं? जिस पल मेरी बहन ने ये शब्द कहे, मैंने जो कुछ भी बोलने के लिए तैयार किया था वो सब मेरे गले में ही अटक कर रह गया। एक सेकंड के लिए मैं बस यही चाहता था कि मैं उसी वक्त फ़ोन काट दूं, लेकिन मेरी बाहों में दर्द से तड़पता हुआ एवर जैसे मुझे याद दिला रहा था कि मुझे कुछ बोलना होगा, मुझे उसे बचाना होगा। एक पल की गहरी खामोशी के बाद मेरी बहन ने मुझसे दोबारा उसी ठंडी आवाज़ में सवाल किया, तुमने इतने लंबे समय तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि तुम्हारी बहन ठीक से खा रही है या नहीं, ठीक से सो रही है या नहीं, या वो तुम्हें मिस कर रही है या नहीं? तुमने मुझे सिर्फ पैसे मांगने के लिए कॉल किया है ना? मैंने अपने होठों को बहुत ज़ोर से काट लिया।
मेरे गले से खून का एक नमकीन और मेटालिक सा टेस्ट ऊपर आने लगा था, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से वापस नीचे धकेला और आखिरकार मैंने एक मशीन की तरह जवाब दिया, हाँ। लाइन की दूसरी तरफ मेरी बहन की आवाज़ भारी हो गई थी, जैसे उसका गला रुंध गया हो। उसने कहा, तो तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? मुझे कभी भी तुमसे किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। नेट, तुम्हारे पास सच में कोई दिल नहीं है। आज से एक बहन के तौर पर मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। जैसे ही उसने फ़ोन काटा, मैं आखिरकार खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं एवर को अपनी बाहों में पकड़े हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गया और मैंने बहुत सारी खून की उल्टी की। इतना सारा खून जो उस अंधेरी ज़मीन पर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। एवर बुरी तरह से डरा हुआ लग रहा था। वो बिना रुके बस रोए जा रहा था और बार बार मेरे चेहरे को चाट रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे शांत करने के लिए बहुत ही जेंटली सहलाया। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद दर्द भी सुन्न होने लगता है। बस मेरी बॉडी के कंपैरिजन में मेरा दिल कहीं ज़्यादा दर्द कर रहा था। जब मैंने वापस अपने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन ने मुझे 20,000 ट्रांसफ़र किए थे। जब मैंने वो एक्स्ट्रा पैसे उसे वापस भेजने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी थी। मैं एवर को गले लगाकर बहुत ही लंबे समय तक रोता रहा। मुझे अब पता चल गया था, मेरी बहन ने सच में मुझे इस बार हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पहले मैं हमेशा यही विश करता था कि वो मुझे भूल जाए और मुझसे पूरी तरह से रिश्ते तोड़ ले, लेकिन अब जब उसने सच में ऐसा कर दिया था तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। एवर, अब मेरा कोई घर नहीं बचा। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स पागलों की तरह आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये सब इतना ब्रूटल क्यों है। अगर ये लड़का अपनी मौत का नाटक भी कर रहा है तो भी ये कहानी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। जो लोग उसे गालियां दे रहे थे वो भी अब खामोश थे। हर किसी को बस यही फिक्र थी कि क्या वो छोटा सा पपी सेफ है या नहीं। कमेंट्स के उस सैलाब के बीच रिपोर्टर कार्टर ने अपने इमोशंस को संभाला और डायरी का अगला पन्ना पलटा। मिस्टर डायरी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। एक अच्छी खबर है, एवर की सर्जरी हो गई है और अब वो बिल्कुल हेल्दी है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लिंजी डॉग बन गया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे पीछे आता है। यहाँ तक कि जब मैं सोता हूँ तो वो जिद करके मेरे पैरों के पास ही सिकुड़कर सो जाता है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, मेरी बीमारी और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं अब और कितना जी सकता हूँ। शायद मेरे पास अब 1 महीना भी नहीं बचा है। अब जब भी मैं फार्मेसी में भारी मात्रा में पेन किलर्स खरीदने जाता हूँ तो क्लर्क्स मुझे हमेशा शक की नज़रों से देखते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि मैं कोई एडिक्ट हूँ। लकीली मेरे पास अभी भी मेरे डायग्नोसिस के पेपर्स हैं। अगर मैं उनसे बहुत देर तक मिन्नतें करता हूं तो वो आखिरकार पिघल जाते हैं और मुझे दवाइयां दे देते हैं। लेकिन अब वो पेन किलर्स भी मुझ पर कम असर कर रहे हैं। सिर्फ सोने के लिए मुझे हर बार और ज़्यादा दवाइयां लेनी पड़ती हैं। कल जब मैं सड़क पर फ्लायर्स बांट रहा था, मैं अचानक किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। एवर बहुत डर गया था। वो लगातार मेरा चेहरा चाट रहा था और मुझ पर भौंक रहा था। आखिरकार वहां से गुजर रहे एक दयालु इंसान ने मुझे नोटिस किया और मुझे हॉस्पिटल भेज दिया, यहाँ तक कि मेरे लिए कुछ पैसे भी पे किए। मैंने बहुत ही दर्द के साथ कैलकुलेट किया कि ना सिर्फ मुझे उस पार्ट टाइम जॉब के पैसे नहीं मिले, बल्कि मेरे बहुत सारे पैसे और भी खर्च हो गए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और मेरी फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं उन्होंने अपना सेंटेंस कभी पूरा नहीं किया, लेकिन मैं ऑलरेडी जानता था कि उनका मतलब क्या था। मैंने उन्हें कुछ रूखे से जवाब दिए और जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आ गया। हॉस्पिटलाइजेशन? बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचा तो मैंने एवर को वहां पाया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो सीधा मेरी तरफ भागता हुआ आया। उस रात मैं अभी भी इतने दर्द में था कि मैं बस करवटें बदलता रहा। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। एवर ने नोटिस कर लिया था कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। वो बहुत परेशान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस खुद को कसकर मेरे शरीर से चिपकाए हुए था। वो मुझे बार बार चाट रहा था, जैसे वो रोने ही वाला हो। मैंने उसे कंफर्ट करने के लिए बहुत ही कमजोरी से अपना हाथ उठाया और उसे बताया कि सब ठीक है। लेकिन अगले ही सेकंड मैं खुद को रोक नहीं पाया और वॉशरूम की तरफ भागकर मैंने टॉयलेट में उल्टी कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अंदर की हर एक चीज़ बाहर निकाल दूंगा। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत गया। मैं तब तक उल्टी करता रहा जब तक कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया। बाद में जब मुझे होश आया तो मैंने फील किया कि एवर मुझे चाट रहा है। मैंने आईने में देखा और खुद को देखकर मैं खुद ही डर गया। मैं कितना बदसूरत लग रहा हूँ। मेरे बाल झड़ रहे हैं और मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। मेरे गाल जो कभी गोल मटोल हुआ करते थे वो अब पूरी तरह से पिचक गए हैं। मेरी ठुड्डी बहुत शार्प लग रही है। मेरी बहन अक्सर मजाक किया करती थी कि मेरे इस बेबी फेस की वजह से मैं एकदम हार्मलेस लगता हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा के लिए इसी चेहरे के साथ फंसकर रह जाऊँगा। हमेशा जवान रहना भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। मैं धीरे धीरे बड़ा होना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूँ, उसे अपनी फैमिली स्टार्ट करते हुए, अपना करियर बनाते हुए और एक बहुत ही खुशहाल और परफेक्ट लाइफ जीते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने अपना चेहरा धोया और खुद को चीयर अप करने के लिए अपने गालों को थपथपाया।
मुझे लगता है इसमें एक अच्छी बात भी है। ये बहुत अच्छा है कि मेरी बहन मुझे इस हालत में नहीं देख सकती, वरना वो पक्का बुरी तरह से डर जाती। मैंने अपने पेन किलर्स लिए और मुश्किल से सो पाया, लेकिन आधी रात को मेरा बुखार वापस आ गया। मिस्टर डायरी, ये बहुत दर्द करता है। ऑनेस्टली मैं सच में अपनी बहन को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ, सिर्फ दूर से ही सही। मेरे लिए उतना ही काफ़ी होगा। मेरी ये विश कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है ना? मैं अभी उसे देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं एवर को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए एक हैट, एक मास्क और एक ब्लैक ट्रेंच कोट तैयार किया है। एक पापाराजू की तरह कूल लग रहा हूँ। मुझे बस दूर से उसकी एक झलक देखनी है। मिस्टर डायरी, मैं वापस आ गया। मेरी बहन अभी भी उतनी ही खूबसूरत और केपेबल थी जितनी वो पहले हुआ करती थी। वो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पहले से पतली भी हो गई है। मैंने ओरिजिनली बस उसे एक नज़र देखने और फिर वहाँ से चले जाने का सोचा था, लेकिन वो बहुत नाखुश लग रही थी। वो पहले बहुत मुस्कुराया करती थी। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल क्यों जा रही थी। वो एक साइकोथेरेपिस्ट से क्यों मिल रही थी? उसके जाने के बाद मैंने उसके अटेंडिंग डॉक्टर से पूछा। उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया और कहा कि ये पेशेंट की प्राइवेसी है। जब मैंने उनसे बार बार मिन्नतें की, तब जाकर आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी बहन की कंडीशन के बारे में बात की। मेरी बहन बीमार है, वो बहुत बीमार है। हमारे पेरेंट्स की डेथ ने उसे बहुत गहराई तक तोड़ दिया है और मेरे उसे छोड़कर चले जाने की वजह से वो खुद को और भी ज़्यादा ब्लेम करने लगी है। उसे लगने लगा है कि वो पूरी तरह से यूजलेस है और मेरा ख्याल नहीं रख पाई, और इसीलिए मैंने उसे नफरत की और उसे छोड़ दिया। इस वजह से मेरी बहन खुद को नुकसान भी पहुंचाने लगी थी। मैं रोने लगा और रोते रोते मुझे अचानक हंसी आने लगी। मेरी बहन कितनी स्टुपिड है। क्लियरली मैं ही यहाँ सबसे ज़्यादा यूजलेस इंसान हूँ। मुझे तो बस उसे नीचे खींचना आता है। वो दुनिया की सबसे बेस्ट बहन है। वो अपना पूरे साल का अलाउंस सिर्फ इसलिए सेव करती थी ताकि मुझे मेरे बर्थडे पर एक बहुत महंगा गिफ्ट दे सके। स्कूल में जो बुलीज मुझे परेशान करते थे, वो उन्हें तब तक पीटती थी जब तक कि वो वापस उठने के लायक नहीं रहते थे, फिर चाहे इसके लिए उसे ही क्यों ना पनिशमेंट मिल जाए। हमारे पेरेंट्स के जामिया भाम उसने हर एक चीज़ हैंडल की और वो सारा प्रेशर अकेले अपने कंधों पर उठाया ताकि मुझे कंफर्टेबल लाइफ दे सके। मैं उसे कभी कैसे नफरत कर सकता हूँ। रिपोर्टर कार्टर अचानक से रुके और उन्होंने डायरी को कैमरे की तरफ दिखाया। हर किसी ने नोटिस किया कि उस पेज पर बहुत ही साफ हैंडराइटिंग के अलावा आंसुओं की बूंदों के निशान भी थे, जिन्होंने उस कागज को भिगो दिया था और अब वो सूख चुके थे। वो पक्का बहुत लंबे समय तक रोया होगा, क्योंकि उसके आंसुओं ने डायरी के उस पूरे पन्ने को गीला कर दिया था। रिपोर्टर कार्टर की आंखें भी भीगने से नहीं बच पाईं। उन्होंने अपनी आवाज को एडजस्ट किया, जो रोने की वजह से कांप रही थी और भारी हो गई थी। मिस्टर डायरी, मैं बहुत यूजलेस हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत ही हेल्पलेस होकर अपनी बहन को अपने पास से गुजरते हुए देखा और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक कदम आगे बढ़ाकर उसे गले लगा लूं। उस छोटे से पल में जब हमारी आंखें मिली तो उसने दूसरी तरफ देख लिया। वो अब मुझे पहचान भी नहीं पाई और ये बात मेक सेंस भी करती है। अभी मैं जो एक आधा इंसान और आधा भूत जैसा मॉन्स्टर लग रहा हूँ, यही अच्छा है कि वो मुझे अब कभी ना देखे। मैं उसे उदास नहीं करना चाहता। मिस्टर डायरी, मैंने अपना मन बना लिया है। इतने दर्द में घुट-घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी खुद की शर्तों पर ख़त्म कर लूँ। क्या आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ? ये बीमारी सच में मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मैं हर वक्त आपसे बात करता हूँ और एवर से बात करता हूँ, ये एक्ट करते हुए जैसे आप लोग सच में मुझे जवाब दे सकते हो। लेकिन एवर का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं एवर को अपनी बहन को देना चाहता हूँ ताकि वो उसे कंपनी दे सके। इस तरह एवर का भी ख्याल रखा जाएगा। मैं सच में बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन तभी मुझे अचानक याद आया कि कल मेरा बर्थडे है। मुझे लगता है कि मैं एक और दिन के लिए खुद को होल्ड करूंगा। मैं अपने बर्थडे वाले दिन नहीं मरना चाहता। पिछले साल मेरे 17वें जन्मदिन पर मॉम और डैड ने मेरे लिए एक कस्टम लिमिटेड एडिशन गेमिंग सेटअप बनवाया था। उसे खोलने के बाद डैड मेरी पीठ थपथपाते रहे और हंसते हुए कहते रहे कि मैं दुनिया का सबसे कूल बच्चा हूँ। मेरी बहन ने भी मुझे एक बहुत महंगी मैकेनिकल वॉच दी थी जिसका डायल रोशनी में चमकता था। लेकिन वो सारे महंगे गिफ्ट्स अब बहुत पहले जा चुके हैं। बाकी सारे एसेट्स के साथ वो भी सीज हो गए थे। अब मेरे पास सिर्फ वही प्रेजेंट्स बचे हैं जिनकी कोई खास मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। मैं उन्हें हर जगह अपने साथ लेकर जाता हूँ, यहाँ तक कि जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे तब भी मैं खुद को उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं कर पाया। जब मैं सोता हूँ तो मैं उस ब्राउन टेडी बेयर को गले लगाकर सोता हूँ जो मॉम ने मुझे तब खरीद कर दिया था जब मैं 8 साल का था। उसे पकड़कर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मॉम को गले लगा रहा हूँ। मॉम, डैड और मेरी बहन ने एक बार मुझसे कहा था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी और ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखेंगे, अपने छोटे यंग मास्टर के अडल्ट होने को सेलिब्रेट करने के लिए।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ सिर्फ एवर ही बचा है। जब मैं उसे अपनी बाहों में पकड़ता हूँ तो सिर्फ वही एक गर्माहट है जो मेरे पास बची है। एवर को शायद मेरी फीलिंग्स का एहसास हो गया था। उसने अपनी गीली जीभ से मेरे हाथ और मेरे गाल को बार बार चाटना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी गर्माहट से मुझे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। इससे मुझे थोड़ी गुदगुदी हुई और आखिरकार मैंने स्माइल करते हुए एवर को एक बार किस किया। मैं उसे गोद में उठाकर एक केक शॉप में ले गया क्योंकि मैं अपने लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले जब मेरे बर्थडे आते थे तो मुझे मॉम डैड के ऑर्डर किए हुए 3 या 4 लेयर वाले महंगे केक भी कभी पसंद नहीं आते थे। लेकिन अब इतने लंबे समय से बिना केक के रहने के बाद मुझे उसे देखकर लिटरली लार आ रही थी। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। मेरा दिल दर्द से भर गया जब मैंने उस पर लगा हंड्रेड्स का प्राइस टैग देखा। क्लर्क बहुत ही इम्पेशेंट होकर मेरे पास आई और पूछा, तुम्हें खरीदना है या नहीं? अगर नहीं तो यहाँ से बाहर निकलो। फिर उसने मेरी बाहों में एवर को देखा और बहुत ही रूड तरीके से कहा कि स्टोर में पेट्स अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने लिटरली अभी अभी एक आदमी को अपने पूडल के साथ अंदर आते देखा था। शायद उसने मुझे इसलिए बाहर निकाला क्योंकि एवर गंदा दिख रहा था और मेरे पास उसे नहलाने के लिए पेट सैलून ले जाने के पैसे नहीं थे। मैंने बार बार माफ़ी मांगी और एंड में मैंने सिर्फ वो 20 रुपए वाला सबसे सस्ता चॉकलेट केक कप खरीदा जो उनके पास था। मुझे पार्क में एक बेंच मिल गई और मैं एवर को अपनी बाहों में लेकर वहां बैठ गया। मेरे पास कोई कैंडल्स नहीं थी तो मैंने बस कैंडल बुझाने का वो पूरा एक्ट साइलेंटली अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और एक विश मांगी। मैंने विश की कि एवर हमेशा सेफ रहे। मैंने विश की कि मेरी बहन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, उसकी उम्र लंबी हो और वो एक बहुत हैप्पी लाइफ जिए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने उस केक का थोड़ा सा हिस्सा एवर को खिलाया। उसने उसे बहुत खुशी से खाया, जैसे वो मेरे साथ मेरा अडल्ट होना सेलिब्रेट कर रहा हो। मुझे भी उस केक की बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ बाइट्स खाने के बाद ही मैं साइड में झुका और मैंने सब कुछ उल्टी कर दिया। एंड में मैंने एवर को एक पेट शॉप ले जाकर 200 रुपए खर्च किए और उसे अच्छे से क्लीन करवाया। ओनर ने कहा कि उसने आज तक एवर जैसा इतना वेल बिहेव छोटा डॉग नहीं देखा है। मैंने एकदम साफ और फ्लफी एवर को वापस अपनी बाहों में लिया। वो इतना अच्छी महक दे रहा था कि मैं खुद को एक गहरी सांस लेने से रोक नहीं पाया। एवर वो गिफ्ट है जो हेवन ने मुझे दिया है और अब मैं वो गिफ्ट अपनी बहन को देना चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि वो मेरे लिए एवर का अच्छे से ख्याल रख सकेगी और मैं होप करता हूँ कि एवर मेरी जगह पर उसके साथ हमेशा रहेगा। और जहां तक उस कार्ड में बचे हुए 20,000 की बात है, मैं उसे भी चुपचाप अपनी बहन के दरवाजे के नीचे से स्लिप कर दूंगा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो शायद ये डायरी अब दोबारा अपडेट नहीं होगी, क्योंकि कल मैं मॉम और डैड से मिलने के लिए दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। मिस्टर डायरी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। एवर, मैं ऊपर से तुम पर नजर रखूंगा। और मेरी बहन, मैं तुम्हें हमेशा और हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। ये डायरी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्टर कार्टर ने इंस्टिंक्टिवली अगला पेज पलटा और उस पर लिखे हुए कुछ और शब्द देखे। आई एम सॉरी एवर, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। क्या मेरी बहन को लगा कि तुम ऑलरेडी किसी और के हो, या फिर क्या वो सच में तुम्हें नहीं चाहती थी? मैं कुछ ही दूरी पर छुपा हुआ था। मैंने प्लान किया था कि जब मेरी बहन एवर को अपने साथ ले लेगी तब मैं वहां से जाऊंगा, लेकिन एवर ने अपना लीश चढ़ा लिया और वो सीधा मेरी तरफ भागता हुआ आया। अगर मैंने खुद उसे अपने हाथों से अपनी बहन को दिया होता तो क्या वो ठीक होता? मैं लगातार रोता रहा और एवर से बार बार मिन्नतें करता रहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाया, एक बहुत ही हल्की सी दर्द भरी आवाज निकाली, मेरे चेहरे को चाटा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने एवर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में उसके लिए एक गाना गाया, लिटिल पपी ओपन अप द डोर। लेकिन इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मैं इतनी जोर से रो रहा था कि मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैंने एवर को मॉम और डैड की ग्रेव्स के ठीक बगल में एक छोटी सी ढलान पर दफना दिया है। आज रात चांद पूरा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ब्राइट है। ऐसा लगता है कि मैं अब 15 तारीख तक नहीं बच पाऊंगा। एवर, थोड़ा धीरे दौड़ना, मैं भी अब तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। मॉम, डैड, सिस, गुड बाय। जब तक रिपोर्टर कार्टर ने डायरी पढ़ना खत्म किया, उनकी आंखें ऑलरेडी आंसुओं से ओवरफ्लो कर रही थीं। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स उसी पल बुरी तरह से एक्सप्लोड हो गए। लोग लिख रहे थे, तुम्हारा मतलब क्या है? एवर मर गया, नेट भी मर गया, ये बहुत ब्रूटल है। उस लड़के का मरना एक बात है, लेकिन उस डॉग को क्यों मार दिया? उस छोटे से पपी की क्या गलती थी? एवर बहुत पिटीफुल है, मुझे इस डॉग वाली स्टोरी लाइन से स्टैब मत करो। क्या नेट सच में मर चुका है या नहीं? क्या ये सब सिर्फ शो के लिए है? प्लीज कोई मुझे सच बताओ। एक बहुत ही लो आवाज में रिपोर्टर कार्टर ने जवाब दिया, उस वक्त के ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारी खुद की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग नेट की सच में 5 साल पहले डेथ हो चुकी है। ये कोई स्टंट नहीं है और ये फेक डेथ नहीं है। प्लीज मरे हुए इंसान के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट शो करें। जहां तक इस डायरी की बात है, हम इसे प्रॉपर्ली प्रिजर्व करेंगे। हम अब और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। थैंक यू। ये कहकर रिपोर्टर कार्टर ने उसी स्पॉट पे वो लाइव स्ट्रीम एंड कर दी। असिस्टेंट आईवी ये सुनकर प्रेसिडेंट वेंस से माफी मांगती है। आई एम सॉरी,
इस पूरे टाइम के दौरान मैंने आपकी पीठ पीछे उस डायरी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और मैंने आपके भाई के वेयरअबाउट्स के बारे में भी पता लगाया। वो सच में मर चुके हैं। पुलिस ने 5 साल पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर किया था। ये रियल है, इसे फेक नहीं किया जा सकता। उनकी डेथ पॉइजनिंग की वजह से हुई थी और वो डायरी भी रियल है। इतना कहने के बाद असिस्टेंट आईवी की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रेसिडेंट वैंस के चेहरे का रिएक्शन देख सके। उसने बस अपना सिर नीचे झुकाया और वो रिलेटेड रिपोर्ट्स ओपन कर दी। प्लीज़ इसे देख लीजिए, ये वो सब है जो नेट के साथ हुआ था। उनकी डायरी आज पूरे इंटरनेट पर पब्लिक हो चुकी है। जब आईवी दरवाजे तक पहुंची तो वो खुद को एक आखिरी सेंटेंस बोलने से रोक नहीं पाई। आपके भाई, उन्होंने सच में बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया था। प्रेसिडेंट वैंस के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आईवी ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस सॉफ्ट क्लिक की आवाज़ के साथ ही ऐसा लगा जैसे बाहर की पूरी दुनिया वहाँ से सील हो गई हो। ऑफिस के अंदर अब सिर्फ वैनेसा अकेली थी और उसके हाथों में वो इन्वेस्टिगेशन फाइल थी जो इतनी भारी थी कि उसे पूरी तरह से कुचल सकती थी। वहाँ की हवा जैसे सॉलिड होकर फ्रीज हो गई थी। वैनेसा की सांसें टूटने लगी और उसका विजन एक ही पल में ब्लर हो गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, लेकिन फिर भी वो अपने सीने की गहराइयों से उठने वाली उस दर्दनाक सिसकी को रोक नहीं पाई। वो आंसू जो उसे लगा था कि बहुत पहले ही सूख चुके हैं, उन्होंने आखिरकार अपने दम को तोड़ दिया और पिघले हुए पानी की तरह उसके चेहरे से बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी इंटरनेट की क्यूरियोसिटी अभी शांत नहीं हुई थी। लोगों ने तुरंत प्रेसिडेंट वेंस के सोशल मीडिया को प्राइवेट मैसेजेस से बाढ़ की तरह भर दिया। उनका कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भरी हो चुका था। सर्च वॉल्यूम इतना मैसिव था कि इससे रिलेटेड टॉपिक सीधे ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए, जैसे प्रेसिडेंट वेंस का भाई नेट इज डेड और क्या नेट की डायरी सच थी। उसी वक्त डायरी में मेंशन की गई वो औरत यानी सिस्टर समर ने भी ऑनलाइन एक पोस्ट किया। उसने लिखा, क्या नेट सच में मर चुका है? आई एम सॉरी। जब वो बिना कुछ कहे अचानक गायब हो गया था तो मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। मैंने उसे फेल कर दिया। अगर मैं उसे पहले ही हॉस्पिटल ले जाती तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता और उसे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। शुरुआत में बहुत से लोगों को समर की बातों पर डाउट हुआ, लेकिन फिर उसने नेट के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की। उस फोटो में स्माइल कर रहा वो यंग लड़का बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसी नेट की तस्वीरें ऑनलाइन स्प्रेड हो रही थीं, और तब जाकर लोगों ने आखिरकार उस पर बिलीव किया। एक ही पल में इंटरनेट पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। अब हर किसी को यकीन हो चुका था कि वो डायरी रियल थी। पूरा इंटरनेट नेट और एवर के लिए मौन करने लगा। एक के बाद एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स एक्सप्लोड होने लगे। नेट एवर वी आर ब्रिंगिंग यू होम और नेट एवर क्या तुम दूसरी दुनिया में ठीक हो। पब्लिक रिएक्शन का ये भयानक तूफान आखिरकार प्रेसिडेंट वेंस के असिस्टेंट आईवी तक पहुंच ही गया। वो बहुत देर तक अपने फोन को घूरती रही। बार बार हेजिटेट करने के बाद आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। प्रेसिडेंट वेंस, क्या 5 साल पहले आपने कभी एक डॉग देखा था, एक पेल येलो कलर का छोटा डॉग? प्रेसिडेंट वेंस ने उसकी तरफ बहुत ही कंफ्यूजन के साथ देखा और फिर एक पल बाद अपना सिर हाँ में हिलाया। उन्होंने कहा, उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आई थी तो मैंने एंट्रेंस के पिलर के पास एक छोटे से डॉग को बंधा हुआ देखा था। उसका फर लाइट क्रीमी येलो था, उसकी नोज पिंक थी और वो बहुत क्लीन और अडोरेबल लग रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी का पेट है। मुझे याद आया कि उसे भी छोटे एनिमल्स बहुत पसंद थे, इसलिए मैं चलकर उसके पास गई और उसे पेट किया। वो डॉग बहुत वेल बिहेव था। वो लगातार मुझे देखकर अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे लगा कि उसका ओनर जल्दी ही वापस आ जाएगा, इसलिए मैं अंदर चली गई। उसके कुछ ही देर बाद मैंने बाहर एक शोर सुना। मैं विंडो के पास गई और मैंने बाहर देखा। वहां सड़क के बीचों बीच एक यंग लड़का खड़ा था जो उस छोटे डॉग को अपनी बाहों में पकड़कर बुरी तरह रो रहा था। वो इतना फूट फूट कर रो रहा था कि मुझे लगा वही उस डॉग का ओनर होगा। बाद में मुझे किसी से पता चला कि वो डॉग अपने ओनर को ना पाकर बहुत एंग्शियस हो गया था। उसने अपना लीज छुड़ा लिया था और एक कार ने उसे हिट कर दिया था। असिस्टेंट आईवी ये सुनकर पूरी तरह से सुन पड़ गई। तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजी। उसने अपनी आंखें नीचे की और उस फाइल को देखा जो अभी अभी उसे रिसीव हुई थी। उसका दिल एक ही पल में जैसे सिकुड़ गया। प्रेसिडेंट वेंस, आई एम सॉरी। इस पूरे टाइम के दौरान मैंने आपकी पीठ पीछे उस डायरी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और मैंने आपके भाई के वेयरअबाउट्स के बारे में भी पता लगाया। वो सच में मर चुके हैं। पुलिस ने 5 साल पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर किया था। ये रियल है, इसे फेक नहीं किया जा सकता। उनकी डेथ पॉइजनिंग की वजह से हुई थी और वो डायरी भी रियल है। इतना कहने के बाद असिस्टेंट आईवी की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रेसिडेंट वेंस के चेहरे का रिएक्शन देख सके। उसने बस अपना सिर नीचे झुकाया और वो रिलेटेड रिपोर्ट्स ओपन कर दी। प्लीज इसे देख लीजिए, ये वो सब है जो नेट के साथ हुआ था। उनकी डायरी आज पूरे इंटरनेट पर पब्लिक हो चुकी है। जब आईवी दरवाजे तक पहुंची तो वो खुद को एक आखिरी सेंटेंस बोलने से रोक नहीं पाई। आपके भाई, उन्होंने सच में बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया था। प्रेसिडेंट वेंस के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आईवी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस सॉफ्ट क्लिक की आवाज के साथ ही ऐसा लगा जैसे बाहर की पूरी दुनिया वहां से सील हो गई हो। ऑफिस के अंदर अब सिर्फ वेनेसा अकेली थी और उसके हाथों में वो इन्वेस्टिगेशन फाइल थी जो इतनी भारी थी कि उसे पूरी तरह से कुचल सकती थी। वहां की हवा जैसे सॉलिड होकर फ्रीज हो गई थी। वो कोल्ड इंडिफरेंस और वो कंपोजर जिसे उसने अब तक बहुत फोर्सफुली मेंटेन किया हुआ था, वो एक पंक्चर हुए बलून की तरह कोलैप्स हो गया।
एक पल के लिए उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस फाइल को तुरंत खोल सके। उसकी बर्फीली उंगलियां बस उस पेपर के रफ एजेस को छू रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में उस इंटरव्यू के सीन्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर बार बार फ्लैशबैक हो रहे थे। वो पल जब रिपोर्टर कार्टर ने वो डायरी बाहर निकाली थी, तब उसके सीने में जो एक अननेचुरल सी जकड़न हुई थी, वो छोटे छोटे डाउट और दर्द के चुभते हुए स्टैब्स जिन्हें उसने तब जबरदस्ती नीचे दबा दिया था जब वो डायरी की एंट्रीज को जोर से पढ़े जाते हुए सुन रही थी। और वो एक सेंटेंस, मैं अपनी बहन को कंपनी देना चाहता था और मेक श्योर करना चाहता था कि एवर का ख्याल रखने के लिए कोई हो। उस वक्त उसने इसे नेट का एक और क्लमजी झूठ समझकर डिसमिस कर दिया था, लेकिन अब वो शब्द किसी जहरीली सुई की तरह एक एक करके सीधे उसके दिल में उतर रहे थे। आखिरकार कांपते हुए हाथों से उसने वो फाइल खोली। सबसे पहला पेज पुलिस के थ्रू इशू किए गए उस डेथ सर्टिफिकेट की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी थी। उसका फॉर्मेट बहुत ही ब्रूटली कोल्ड था। नाम, नेट, सेक्स, मेल, डेट ऑफ डेथ 5 साल पहले का ऑटम सीजन। उस आखिरी फोन कॉल और उसकी डेथ के बीच सिर्फ 3 महीने का गैप था। कॉज ऑफ डेथ, पॉइजनिंग। प्लेस ऑफ डिस्कवरी, शहर के बाहर नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल। ये ठीक उसी ग्रेव के बगल में था जहां उसने लिखा था कि उसके पेरेंट्स की एशेस दफनाई गई थीं। पर्सन हु फाउंड द बॉडी, एक बूढ़ा आदमी जो सुबह सुबह अपने बर्ड के साथ वॉक पर निकला था। हैंडलिंग ऑफ रिमेन्स अनक्लेम्ड। फ्यूनरल होम ने रूल्स के हिसाब से बॉडी को क्रीमेट कर दिया था। एशेस को टेम्पररी तौर पर स्टोर किया गया था और स्टोरेज पीरियड एक्सपायर होने के बाद उन्हें इकोलॉजिकल डिस्पोजल दे दिया गया था। उस सर्टिफिकेट का हर एक शब्द किसी ब्लंट ब्लेड की तरह उसके दिल को आगे पीछे काट रहा था, और उस वर्ड अनक्लेम्ड ने तो उसे किसी असली थप्पड़ की तरह चेहरे पर हिट किया था। वो उस वक्त क्या कर रही थी? धोखा खाने के रेज और दर्द में डूब रही थी। शायद किसी साइकेट्रिक क्लिनिक में बैठकर अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। शायद किसी बड़े बैंक्वेट में फेक स्माइल के साथ खड़ी थी। उसने कभी एक बार भी सच में ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि क्या उसका भाई इस दुनिया में कहीं अभी भी जिंदा है। उन पेजेस के पीछे कई सारे क्राइम सीन की फोटोज की फोटोकॉपीज थीं। उनका रेजोल्यूशन बहुत लो था, लेकिन फिर भी सच देखने के लिए वो काफी क्लियर थीं। एक यंग लड़का जो इतना दुबला हो चुका था कि वो लगभग सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया था, वो बहुत ही शांति से एक पेड़ के तने के सहारे टिका हुआ था। उसने वही ब्लैक कोट पहना हुआ था जिसके बारे में उसने डायरी में लिखा था। उसकी हैट ने उसका ज्यादातर चेहरा कवर किया हुआ था, और उसके पैरों के पास दवाइयों की खाली बोतलें और स्लीपिंग पिल्स की स्ट्रिप्स बिखरी पड़ी थीं। अपनी बाहों में उसने उसी पुराने घिसे हुए ब्राउन टेडी बेयर को कसकर पकड़ा हुआ था। वेनेसा ने उसे लगभग तुरंत ही पहचान लिया। ये वही बर्थडे गिफ्ट था जो उनकी माँ ने नेट को तब दिया था जब वो 8 साल का था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि नेट उसे इतने सालों तक अपने साथ लेकर घूमेगा। एक और फोटो में वो जगह दिखाई गई थी जहां से वो डायरी मिली थी। वो बिल्कुल उसके बगल में रखी हुई थी, एक प्लास्टिक बैग में, बहुत ही केयरफुली रैप की हुई, जैसे उसे डर था कि कहीं ओस की नमी उसे गीला ना कर दे। अपने आखिरी पलों में भी वो उस इकलौती डायरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी बातें सुनती थी। वेनेसा की सांसें टूटने लगीं और उसका विजन एक ही पल में ब्लर हो गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, लेकिन फिर भी वो अपने सीने की गहराइयों से उठने वाली उस दर्दनाक सिसकी को रोक नहीं पाई। वो आंसू जो उसे लगा था कि बहुत पहले ही सूख चुके हैं, उन्होंने आखिरकार अपने दम को तोड़ दिया और पिघले हुए पानी की तरह उसके चेहरे से बहने लगे। नेट, मेरा नेट, उसने बहुत ही रुंधी हुई और होर्स आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी टूट चुकी थी कि वो खुद भी उसे मुश्किल से पहचान पा रही थी। ये कोई पिटी एक्ट नहीं था, ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं थी। नेट सच में बीमार था, वो सच में पॉवर्टी में गिर गया था, और अपनी जिंदगी के उस आखिरी स्ट्रेच में उसने सच में बीमारी के उस टॉर्मेंट और इस दुनिया की क्रूएल्टी और इंडिफरेंस को बिल्कुल अकेले सहा था। और तब भी जिस इंसान के बारे में सोचना वो बंद नहीं कर पाया, वो अभी भी उसी की बहन थी जिसने उसे फेल कर दिया था। उसने वो सारी भयानक बातें जानबूझकर कही थी, सबसे क्रूअल वर्ड्स यूज किए थे ताकि वो उसे खुद से दूर पुश कर सके। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नफरत करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो सारा ब्लेम, सारा दर्द खुद अकेले सहने के लिए तैयार था, लेकिन वो अपनी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। और उसने क्या किया था? उसने नेट की उस एक्टिंग पर बिलीव कर लिया था। उसने पूरे 5 सालों तक उससे नफरत की थी, और यहाँ तक कि उसके मरने का सच जानने के बाद भी उसने अपने खुद के मुंह से कहा था, अगर वो मर भी गया है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। उसने एक नए छोटे भाई को अडॉप्ट कर लिया था, ये सोचकर कि वो एक नए बॉन्ड के साथ उस खालीपन को भर देगी जो नेट ने पीछे छोड़ा था। लेकिन शुरू से लेकर एंड तक उसने कभी भी सच में उस रिजॉल्व को समझने की कोशिश नहीं की जिसके पीछे छुपकर नेट उसे छोड़कर गया था। रिग्रेट और गिल्ट की एक बहुत ही ओवरवेलमिंग लहर उसके ऊपर क्रैश हुई और उसे पूरी तरह से निगल गई। अचानक उसे वो आखिरी फ़ोन कॉल याद आया जब उसने रुंधे हुए गले से चिल्लाकर कहा था, मैंने तुम्हें अपने सारे पैसे दे दिए, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? मुझे कभी तुमसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी नेट, तुम्हारे पास सच में कोई दिल नहीं है। फिर उसने बहुत ही रूथलेस तरीके से फ़ोन कट कर दिया था और अपने खुद के हाथों से उसे ब्लॉक कर दिया था। जब नेट ने वो शब्द सुने होंगे तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। क्या उसके बाद उसने फिर से खून की उल्टी की थी? क्या उसने एवर नाम के उस छोटे से डॉग को पकड़कर तब तक रोया होगा जब तक कि वो पूरी तरह से टूटकर बिखर नहीं गया? वो दर्द जिसे वेनेसा ने इतने लंबे समय तक सप्रेस करके
रखा था वो आखिरकार उसके गले को फाड़कर बाहर आ गया और एक बहुत ही शार्प और रैगिड चीख में बदल गया। वेनेसा अब खुद को और होल्ड नहीं कर पाई। वो कुर्सी से खिसकी और नीचे कारपेट पर कोलैप्स हो गई। एक खोए हुए बच्चे की तरह खुद में सिकुड़ते हुए वो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उस रोने की आवाज में सिर्फ डिस्पेयर, गिल्ट और एक ऐसा दर्द भरा था जिसे अब कभी अंडू नहीं किया जा सकता था। उसने जमीन पर पागलों की तरह मुक्के मारे। उसके नेल्स उस एक्सपेंसिव कारपेट के फाइबर्स में लगभग गड़ चुके थे। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी। मैंने उसे कैसे नहीं पहचाना? ये थॉट किसी चूहे की तरह उसकी सैनिटी को बार बार कुतर रहा था। उस दिन साइकियाट्रिक क्लिनिक के बाहर वो यंग लड़का जिसने मास्क और कैप पहनी हुई थी, जो इतना दुबला हो गया था कि वो अब इंसान भी नहीं लग रहा था, वो उसका अपना नेट था। उसने ठीक वेनेसा की तरफ देखा था और वेनेसा ने बहुत ही कोल्ड तरीके से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली थी। अगर सिर्फ उसने उस वक्त खुद को रोका होता, अगर सिर्फ उसने एक कदम आगे बढ़ाकर एक और सवाल पूछा होता। लेकिन लाइफ में ऐसे कोई अगर नहीं होते। ऑफिस के बाहर आईवी और बाकी सेक्रेटरीज अंदर से आ रही उसके टूटने की और उस ब्रेकडाउन की आवाजें सुन रही थीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता और सिंपैथी साफ झलक रही थी, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाकर उसे डिस्टर्ब करें। वो सब जानते थे कि प्रेसिडेंट वेन्स को इस कोलैप्स की जरूरत थी और उसे इस खौफनाक सच का सामना खुद ही करना था। वेनेसा को नहीं पता था कि वो कितनी देर तक रोती रही। वो तब तक रोती रही जब तक कि उसकी आवाज पूरी तरह खराब नहीं हो गई और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके आंसू भी अब सूख चुके थे। लेकिन उसकी बॉडी अभी भी कांपना बंद नहीं कर रही थी और टूटी हुई सिसकियां लगातार उसके गले से बाहर आ रही थी। वो जमीन पर गिरी हुई थी, सीलिंग पर लगे उस लग्जूरियस शैंडिलियर को ब्लैंक होकर घूर रही थी, जैसे दुनिया से सारे रंग उड़ चुके हों। अगले दिन वेनेसा ऑफिस नहीं आई। सारे अर्जेंट मैटर्स हैंडल करने के बाद शाम के वक्त आईवी बहुत सारी चिंता के साथ वेनेसा की विला पहुंची। उसने स्पेयर की से दरवाजा खोला और खोलते ही शराब की एक बहुत ही हैवी महक ने सीधे उसके चेहरे पर हिट किया। लिविंग रूम पूरी तरह से मेस बन चुका था। खाली बोतलें हर जगह बिखरी पड़ी थी। वेनेसा ने अभी भी कल वाला ही बिजनेस सूट पहना हुआ था और वो काउच के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी और आंसुओं के निशान अभी भी उसके चेहरे पर मौजूद थे। लेकिन उसके हाथ में अभी भी डायरी की वो फोटोकॉपी थी जिसे उसने इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। प्रेसिडेंट वेंस, आईवी ने बहुत ही केयर के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। वेनेसा ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसका गेज पूरी तरह से अनफोकस था। बहुत देर बाद आखिरकार उसकी आंखें आईवी के चेहरे पर रुकी। आईवी, उसकी आवाज बहुत ही शोर और धीमी थी, जिसे मुश्किल से ही सुना जा सकता था। क्या एंड में वो मुझसे नफरत करता था? क्या वो मुझसे नफरत करता था? आईवी का दिल दर्द से भर गया। वो नीचे बैठी और उसने बहुत ही जेंटली वेनेसा के पास से वो खाली बोतल दूर हटा दी। प्रेसिडेंट वेंस, डायरी में जो लिखा था उसके बेसिस पर मिस्टर नेट ने आपसे कभी नफरत नहीं की, यहाँ तक कि एंड में भी। वो बस यही चाहते थे कि आप खुश रहें। खुश रहूं? वेनेसा ने उस वर्ड को एक बहुत ही लो आवाज में रिपीट किया। मैंने उसे खो दिया, मुझे खुश रहने का क्या हक है? ये कहते हुए उसने एक और बोतल उठाने की कोशिश की। आईवी ने उसका हाथ रोक लिया। प्रेसिडेंट वेंस, आप इस तरह से नहीं चल सकती। अगर मिस्टर नेट आपको इस तरह खुद को हर्ट करते हुए देखेंगे तो उन्हें हेवन में कभी पीस नहीं मिलेगा। हेवन? वेनेसा बुदबुदाई और उसके आंसू फिर से छलक पड़े। उसे दर्द से बहुत डर लगता था। जब वो बिल्कुल अकेला जा रहा था तब वो कितना डरा हुआ होगा। एवर भी उसके पास नहीं था। उसके पास पकड़ने के लिए सिर्फ वो टेडी बेयर था। वो अब और कुछ नहीं बोल पाई, बस साइलेंटली रोती रही। आईवी को वेनेसा को बेड तक ले जाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ा। फिर उसने उसे थोड़ा पानी दिया। आईवी देखती रही कि कैसे वेनेसा एक बहुत ही हेजी सी नींद में चली गई, लेकिन नींद में भी उसकी भवें बहुत टाइटली खिंची हुई थीं। आने वाले दिनों में वेनेसा पूरी तरह से एक अलग इंसान लगने लगी थी। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और कोई भी काम हैंडल करने से मना कर दिया। उसने खुद को विला के अंदर लॉक कर लिया था और पूरा दिन सिर्फ बोतलों के साथ गुजारती थी। वो खुद को शराब में डुबोकर सब कुछ सुन कर देना चाहती थी, लेकिन उसका नशा जितना गहरा होता था, नेट की इमेज उतनी ही क्लियर होने लगती थी। बचपन में वो कैसे उसके पीछे पीछे घूमता था, सिस कहकर उस सॉफ्ट आवाज में बुलाता था, और फिर आखिर में वो इमेज जब वो रात के अंधेरे में उस मरे हुए पपी को पकड़े हुए अपने उस हेल्पलेस और टूटे हुए छोटे से फेम के साथ रो रहा था। ह्यूगो, वो छोटा भाई जिसे उसने अडॉप्ट किया था, उसने ओवरसीज से उसे वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर वो चेहरा था जो कुछ हद तक नेट से मिलता था, लेकिन उसे वेनेसा के पैसों और लाड़ प्यार ने बहुत ही केयरफुली पॉलिश कर दिया था। जिस पल वेनेसा ने उस चेहरे को देखा, उसके अंदर डिस्गस्ट और गिल्ट की एक बहुत ही वायलेंट वे उठने लगी। वो आखिरकार कर क्या रही थी? क्या वो सच में एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी? ये ह्यूगो के लिए अनफेयर था और नेट के लिए तो ये किसी डेसिक्रेशन से कम नहीं था। वो अचानक अपना कंट्रोल खो बैठी और उसने स्क्रीन पर दिख रहे उस कंसर्न चेहरे पर बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। ह्यूगो इतना डर गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसके कुछ ही समय बाद वेनेसा ने अरेंजमेंट्स किए और ह्यूगो को एक बहुत ही एक्सीलेंट बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। उसने उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फंड भी सेटअप कर दिया जो उसकी बाकी की लाइफ सिक्योर करने के लिए काफी था।
उसने ह्यूगो को जो ईमेल भेजा था उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस था, आई एम सॉरी, मैं कभी एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, जाओ और अपनी खुद की लाइफ जियो। बस इसी तरह उसने इस सब्स्टिट्यूट के साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए काट लिए। जैसे ऐसा करने से उस कर्ज का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा जो वो अपने असली भाई की कर्जदार थी। कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा और शेयर होल्डर्स की कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। मीडिया भी स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स चलाने लगी कि प्रेसिडेंट वेंस को पर्सनल इश्यूज की वजह से मेंटल कोलैप्स हो गया है। आईवी हर तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन वो भी वेनेसा को दर्द और सेल्फ ब्लेम के उस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रही थी जिसमें वो डूब चुकी थी। टर्निंग पॉइंट एक रात बहुत देर से आया। उस रात वेनेसा एक बार फिर शराब पीकर लिविंग रूम के कारपेट पर बेहोश हो गई थी। नींद और जागने के उस स्पेस में उसे लगा जैसे उसने नेट को ठीक अपने सामने खड़े देखा। उसने एक बहुत ही क्लीन व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसकी स्माइल बिल्कुल वैसे ही ब्राइट और वार्म थी जैसी उसके बचपन में हुआ करती थी। उसके पैरों के पास वो पेल येलो कलर का छोटा सा डॉग एवर खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। सिस, नेट के उस विजन ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, प्लीज खुद को इस तरह टॉर्चर करना बंद करो, ओके? नेट, वेनेसा ने डेस्परेटली अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। उसके आंसू एक ही पल में उसकी आंखों में ब्लर होने लगे। आई एम सॉरी, तुम्हारी बहन गलत थी। मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया, नेट के विजन ने कहा। उसकी स्माइल अभी भी उतनी ही जेंटल थी। तुम आज कितनी इनक्रेडिबल बन गई हो, ये देखकर मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मुझे तुम पर प्राउड है सिस। प्लीज मेरे हिस्से की लाइफ को भी अपने साथ लेकर चलो। मेरे लिए अच्छे से जियो, मेरे लिए भी खुश रहो। यही मेरी सबसे बड़ी विश है। नेट, वेनेसा अपनी सिसकियों में घुटने लगी। मुश्किल से ही एक शब्द बोल पा रही थी। मुझे प्रॉमिस करो सिस। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। वेनेसा चिल्लाई और वो अचानक कारपेट से झटके से उठकर बैठ गई। लेकिन लिविंग रूम पूरी तरह से खाली था। सिर्फ मूनलाइट खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वहां नेट का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर भी वो सपना इतना डरावना और विविड फील हो रहा था जैसे नेट के शब्द अभी भी उसके कानों के पास गूंज रहे हों। बहुत ही ओवरवेलमिंग ग्रीफ की एक फ्रेश वेव उसके ऊपर फिर से क्रैश हुई। लेकिन इस बार उस ग्रीफ के अंदर कहीं दबी हुई एक बहुत ही फेंट लेकिन अनशेकेबल स्ट्रेंथ थी। वो सही था। यहां तक कि एंड में भी नेट सिर्फ यही चाहता था कि वो खुश रहे। अगर वो खुद को ऐसे ही बर्बाद करती रही तो नेट ऊपर से देखकर कितना हार्ट ब्रोकन फील करेगा। वो नेट को लेट डाउन नहीं कर सकती थी और वो उसकी उस सैक्रिफाइस को बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं होने दे सकती थी। अगली सुबह बहुत जल्दी जब आईवी फिर से वेनेसा के विला में अपनी वही पुरानी चिंता लेकर पहुंची तो वो ये देखकर पूरी तरह से शॉक में रह गई कि वेनेसा ऑलरेडी उठ चुकी थी। उसने शावर ले लिया था और साफ कपड़े पहन लिए थे। उसका चेहरा अभी भी बहुत पेल और ड्रॉन लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से वो खालीपन अब गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बहुत ही ब्रूटल क्लैरिटी और रिजॉल्व ने ले ली थी। आईवी, जितना बेस्ट प्राइवेट डॉक्टर तुम ढूंढ सकती हो उसे कांटेक्ट करो। मुझे एक फुल मेडिकल चेकअप चाहिए और बोर्ड को नोटिफाई कर दो, हम आज दोपहर को एक वीडियो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट वेनेंस, आप। आईवी ने मुश्किल से ही बोलना शुरू किया था कि वेनेसा ने उसे बीच में कट कर दिया। मैं अब ठीक हूं। उसका गेज खिड़की के बाहर मौजूद उस ब्राइट सनलाइट पर फिक्स हो गया। या यूं कह लो कि मुझे नेट के लिए बेहतर होना ही होगा, अटोनमेंट के लिए। बहुत ही अस्टॉनिशिंग विल पावर के साथ वेनेसा ने खुद को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। उसने ट्रीटमेंट के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया और शराब हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने खुद को काम में वापस झोंक दिया, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा शार्प और एक मर्सिलेस मशीन की तरह एफिशिएंट हो गई थी। लेकिन काम से बाहर उसने एक बहुत ही हिडन और पेनफुल सर्च भी शुरू कर दी थी। वो अपने भाई के छोड़े हुए हर एक ट्रेस को रिकवर करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसके भाई ने वो आखिरी 5 महीने कैसे सर्वाइव किए थे। इसलिए सबसे पहली चीज जो उसने की वो थी आईवी को समर को ट्रैक डाउन करने के लिए कहना, उस औरत को जिसने ऑनलाइन वो पोस्ट किया था। एक शांत कैफे के प्राइवेट रूम में वेनेसा आखिरकार उस औरत से मिली जिसने ऑनलाइन वो पोस्ट किया था। जब समर ने वेनेसा को देखा तो उसका एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उसकी आंखों में सिंपैथी भी थी और ब्लेम भी, और साथ ही एक हल्का सा रिलीफ भी था कि आखिरकार ये दिन आ ही गया। समर ने एक बहुत ही शांत सांस छोड़ी और कहा, प्रेसिडेंट वेंस, आप आखिरकार आ ही गई। मैंने पहले भी आपको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी असिस्टेंट ने मुझे रोक दिया था। उस वक्त मुझे सच में लगा था कि आपको अब नेट की कोई परवाह नहीं है। वेनेसा की आवाज बहुत धीमी थी और उसमें एक ऐसी कंपन थी जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी। मुझे परवाह थी, मैं बस अंधी और स्टूपिड थी। प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, नेट के बारे में हर एक चीज। समर ने अपने सामने बैठी उस औरत को देखा जो बाहर से कितनी भी पावरफुल लग रही हो, लेकिन उसकी आंखों में एक बॉटमलेस ग्रीफ भरा था। आखिरकार समर का दिल पिघल गया और उसने बिल्कुल शुरुआत से कहानी बतानी शुरू की। उस अर्बन विलेज के उस गंदे और टूटे फूटे इन से लेकर नेट की मासूमियत और उसकी जिद तक। उसने बताया कि कैसे बीमारी बढ़ने पर नेट खून खांसता था, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाने से मना कर देता था। समर ने बताया कि कैसे उसे बार बार पूछने पर आखिरकार पता चला था कि नेट को एक टर्मिनल इलनेस है। उसने वेनेसा को यह भी बताया कि कैसे उसने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली थी ताकि वो नेट का इलाज करवा सके। वो बहुत समझदार था। समर की आंखें लाल हो गई थी और उसकी आवाज कांपने लगी थी, इतना समझदार कि उसे देखकर दर्द होता था।
वो बार बार यही कहता था कि वो मुझ पर बोझ नहीं बन सकता। उसने कहा कि मेरे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है और मुझे अपनी ऑटो रिपेयर शॉप खोलने के लिए उन पैसों को बचाना चाहिए। जब वो मुझे छोड़कर गया तो उसने अपने साथ सिर्फ कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बियर लिया था। उसके जाने के बाद मैंने उसे बहुत लंबे समय तक ढूंढा। मैं हर उस जगह गई जहां वो जा सकता था, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, अंडरपास, ब्रिज, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा था। मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते समर की आवाज पूरी तरह टूट गई। काश मैंने उस वक्त उस पर और करीब से नजर रखी होती। काश मैंने उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया होता। वेनेसा चुपचाप सब सुन रही थी, लेकिन उसके नाखून उसकी हथेलियों में बहुत गहराई तक गड़ चुके थे। तो जब वो नेट से नफरत कर रही थी और उसे कोस रही थी, तब वहां बाहर एक बिल्कुल अनजान इंसान थी जिसने नेट को उसकी आखिरी दिनों में थोड़ी सी गर्माहट और पनाह दी थी। वो पूरे शहर में पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी, जबकि वेनेसा, जो उसकी सगी बहन थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। वेनेसा ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, थैंक यू समर। जब वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर था तब उसकी मदद करने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हारी कोई भी विश है या तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो बस एक बार कहो। लेकिन समर ने अपना सिर ना में हिला दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो पोस्ट किसी चीज की डिमांड करने के लिए नहीं किया था। मैं बस ये चाहती थी कि सब लोग ये जाने कि नेट एक अच्छा लड़का था। वो इस तरह से मिसअंडरस्टूड होना डिजर्व नहीं करता था। प्रेसिडेंट वेंस, अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। उसकी डेथ को मीनिंगलेस मत होने दें। समर के ये शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नेट ने उस सपने में वेनेसा से कहे थे, और ये शब्द सीधे वेनेसा के दिल में जाकर लगे। कैफे से निकलने के बाद वेनेसा समर के दिए हुए क्लूज के सहारे उस अर्बन विलेज में गई, लेकिन अब सालों बीत चुके थे और वो जगह बहुत पहले ही तोड़ी जा चुकी थी। वहां अब एक ब्रांड न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा था। उस ब्राइट और भीड़भाड़ वाले इंटरसेक्शन पर खड़े होकर वेनेसा ने इमेजिन करने की कोशिश की कि कैसे नेट ने इस तरह की जगह पर सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल किया होगा, कैसे उसने उस क्रीपी आदमी से खुद को दूर रखा होगा, और कैसे वो कुछ ही रुपयों की उस पार्ट टाइम वेज को पाकर इतना खुश हुआ होगा। उसके सीने में दर्द की लहरें बार बार उठ रही थीं। इसके बाद वो डायरी में मेंशन किए गए उस सुपरमार्केट और उस लोकल मार्केट में भी गई। यहां तक कि उसने वो पेट हॉस्पिटल भी ढूंढ निकाला। वहां का ओनर अभी भी वही था। वेनेसा ने नेट की एक फोटो निकाली जो उसने नेट के फोन से सेव की थी। 17 साल का नेट, जो बिना किसी परवाह के बहुत ही ब्राइट स्माइल कर रहा था। ओनर ने बहुत देर तक उस फोटो को देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। यहां हर दिन बहुत सारे पेट्स आते हैं, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। लेकिन वेनेसा ने हार नहीं मानी। उसने एवर को डिटेल में डिस्क्राइब करना शुरू किया। एक पेल येलो कलर का पपी जिसकी एक टांग इंजर्ड थी। ओनर ने अपनी भवें से कोड़ी और बहुत देर तक सोचने के बाद थोड़ा हेजिटेट करते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन अब डिटेल्स बहुत फजी हैं। वेनेसा निराश नहीं हुई। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उस पुलिस ऑफिसर को ट्रैक डाउन किया जिसने उस वक्त नेट का केस हैंडल किया था। वो बूढ़ा ऑफिसर अब रिटायरमेंट के बहुत करीब था, लेकिन उस केस ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। वो खुद वेनेसा को नदी के किनारे उस छोटे से जंगल में लेकर गया जहां नेट की बॉडी मिली थी। नदी के पास उस बड़े से पेड़ के बगल में खड़े होकर उस ऑफिसर ने एक बहुत लंबी सांस छोड़ी। वो लड़का, उसे उस हालत में देखना सच में हार्ट ब्रेकिंग था। वो बस वहीं था, बिल्कुल शांत, जैसे वो सो रहा हो। हमने उस वक्त बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वहां किसी फाउल पे का कोई निशान नहीं था। हमने वो डायरी भी चेक की थी। एंड में ये सुसाइड ही कंफर्म हुआ था। उसने अपने पीछे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा था, बस वो स्टफ्ड टॉय, वो डायरी और थोड़ा सा कैश। हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और फैमिली को ढूंढने के लिए नोटिस पब्लिश किए, लेकिन कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आया। बूढ़े ऑफिसर ने वेनेसा की तरफ देखा, लेकिन एंड में उसने वो बात कंटिन्यू नहीं की जो वो आगे कहने वाला था। वेनेसा उस पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेली खड़ी थी। अर्ली समर की हवा पत्तों के बीच से गुजर रही थी और एक बहुत ही सॉफ्ट रसलिंग साउंड क्रिएट कर रही थी। सूरज की रोशनी डालियों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। वो जगह इतनी शांत थी कि उसे सिर्फ पास बहती हुई नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या नेट ने अपनी लाइफ एंड करने के लिए ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि ये मॉम और डैड के थोड़ा करीब थी? उन आखिरी पलों में जब वो इस शांत जंगल को देख रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उसे वो बचपन के दिन याद आए होंगे जब उनके पेरेंट्स उन्हें फैमिली आउटिंग्स पर लाया करते थे? वेनेसा धीरे धीरे नीचे बैठी और उसने अपनी उंगलियां उस पेड़ की खुरदरी छाल पर फेरी, जैसे वो अभी भी अपने भाई की छोड़ी हुई उस आखिरी गर्माहट को फील कर सकती हो। उसके आंसू बिना किसी आवाज के गिरे और नीचे मिट्टी में मिल गए। एक बहुत ही कांपती हुई फुसफुसाहट में उसने कहा, नेट, तुम्हारी बहन यहाँ है। आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट आई। उसकी आवाज हवा में टूट गई, इतनी फेंट की लगा जैसे अगले ही सेकंड वो गायब हो जाएगी। वहां से वेनेसा सीधा उस जगह गई जहां उनके पेरेंट्स दफन थे। उनकी शेड ग्रेव के ठीक बगल में उसे मिट्टी का वो छोटा सा और अनरिमार्केबल सा ढेर मिल गया। डायरी के हिसाब से यही वो जगह होनी चाहिए थी जहां एवर को दफनाया गया था। वो छोटा सा ढेर ऑलरेडी घास से कवर हो चुका था और उस पर कुछ बिना नाम वाले जंगली फूल खिल रहे थे। उसने बहुत ही केयरफुली उस ढेर के आसपास से वो सारी घास एक एक करके साफ की।
फिर एवर की उस छोटी सी कब्र के बगल में उसने खुद अपने हाथों से एक बहुत ही छोटा और डेलिकेट सा कलश दफनाया। उस कलश के अंदर उस ओरिजिनल डायरी की राख थी। उसने किसी से कहकर स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करवाया था ताकि वो डायरी पूरी तरह से और क्लीन तरीके से क्रिमेट हो सके, और फिर वो राख खुद यहां लेकर आई थी। उस छोटे से ढेर को बहुत जेंटली सहलाते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, एवर, नेट के उन आखिरी दिनों में उसके साथ रहने के लिए थैंक यू, और अब प्लीज यहीं उसके और मॉम डैड के साथ रहना, ओके? ये सब करने के बाद वैनेसा अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने खड़ी हुई। हेडस्टोन पर लगी फोटो में उन दोनों के दयालु चेहरों को देखते हुए उसने 3 बार बहुत ही गहराई से बो किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक अनशेकेबल फर्मनेस थी। मॉम, डैड, आई एम सॉरी। मैं अपने भाई का ख्याल रखने में फेल हो गई, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अब से मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीऊंगी। मैं नेट के हिस्से की लाइफ भी अपने साथ लेकर चलूंगी, और मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करूंगी जिससे नेट की मौत मीनिंगलेस ना रहे। शहर वापस लौटने के बाद वैनेसा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की। वहां उसने अनाउंस किया कि वो अपने पर्सनल एसेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक नई चैरिटी में पोर करेगी, जिसका नाम होगा द नेट एंड एवर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का फोकस 2 मेन डायरेक्शंस में होगा। पहला, ये गरीब परिवारों के उन टीनेज कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करेगा, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करेगा और उन्हें साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ये स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू करेगा और उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड शेल्टर और अडॉप्शन सिस्टम बिल्ड करेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेसा ने पहली बार पब्लिकली अपने भाई नेट के बारे में बात की। वो बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे भाई नेट को अपनी जिंदगी में अजनबियों से काइंडनेस मिली थी और उसने लाइफ की क्रूअल्टी, फ्रेजिलिटी और हार्डशिप्स को बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था। ये फाउंडेशन उसे ऑनर करने के लिए बनाया गया है और उन लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है जो उसकी तरह ही बीमारी और मुश्किलों से लड़ रहे हैं। मैं होप करती हूँ कि हर एक जिंदगी को जेंटलनेस के साथ ट्रीट किया जाए, और मैं होप करती हूँ कि काइंडनेस का हर एक एक्ट हमेशा आगे पास ऑन होता रहे। वेनेसा के इस कदम ने पूरी बिजनेस दुनिया को चौंका दिया और अनगिनत आम लोगों के दिलों को छू लिया, जो आवाजें पहले उस पर सवाल उठा रही थीं और उसका मजाक उड़ा रही थीं, वो अब आखिरकार एक समझ और इज्जत में बदल गई थीं। लोगों को आखिरकार समझ में आ गया था कि प्रेसिडेंट वेंस की उस ठंडी इमेज के पीछे कितना गहरा घाव और दर्द से निकला हुआ रिडेम्पशन छुपा था। फाउंडेशन का काम बहुत ही तेजी से और पूरी फोर्स के साथ शुरू हो गया। वेनेसा लगभग हर एक चीज को पर्सनली खुद हैंडल करती थी। वो प्रोजेक्ट्स और डिसीजंस का रिव्यू करती थी, हॉस्पिटल्स में उन बच्चों से मिलने जाती थी जिन्हें सपोर्ट मिल रहा था, और रेस्क्यू सेंटर्स जाकर अडॉप्शन का वेट कर रहे स्ट्रे एनिमल्स को देखती थी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसके चेहरे पर कभी कभी एक बहुत रियल और जेंटल सा एक्सप्रेशन वापस आने लगा था। हालांकि उसकी आंखों की उदासी कभी पूरी तरह से नहीं गई, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस दर्द के साथ जीना सीख लिया हो। वो अक्सर फाउंडेशन के सपोर्ट वाले एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जाती थी। वहां वो शांति से वार्ड्स के बाहर बैठकर उन बच्चों को देखती जो बीमारी से एक डेस्परेट लड़ाई लड़ रहे थे। एक बार वो एक छोटे लड़के से मिली जो बिल्कुल उसी बीमारी से जूझ रहा था जो नेट को थी। कीमोथेरेपी ने उसके सारे बाल छीन लिए थे, लेकिन फिर भी वो वेनेसा की तरफ देखकर एक बहुत ही ब्राइट और स्टबर्न ऑप्टिमिज्म के साथ स्माइल कर रहा था। उस पल वेनेसा को लगा जैसे वो नेट को बचपन में वापस देख रही हो। वो चलकर उसके पास गई, बहुत ही प्यार से उस लड़के के सिर को छुआ, और फिर उसने चुपचाप एक बिल्कुल नया मोटरसाइकिल मॉडल उसके हाथों में रख दिया। उस छोटे लड़के के चेहरे पर जो प्योर डिलाइट चमक उठा था, उसने आखिरकार वेनेसा के जमे हुए दिल की उस झील में एक छोटी सी गर्माहट की लहर पैदा कर दी। उसने समर की भी फिर से मदद करने की कोशिश की। वो उम्मीद कर रही थी कि वो उसके लिए एक ऑटो रिपेयर शॉप में इन्वेस्ट कर सकेगी और उसके उस सपने को पूरा करने में हेल्प करेगी जिसे वो इतने लंबे समय से होल्ड किए हुए थी। लेकिन समर ने फिर से मना कर दिया। उसने उसी आज़ाद और अनबर्डन स्पिरिट के साथ स्माइल करते हुए कहा कि वो अपनी मेहनत के पैसों से ही आगे बढ़ना चाहती है। तब तक सम फाउंडेशन में एक वॉलंटियर बन चुकी थी। वो वहाँ स्ट्रे एनिमल्स के रेस्क्यू वर्क को कोऑर्डिनेट करने में मदद करती थी, और उससे अपनी ये नई लाइफ पूरी तरह से सेटिस्फाइंग लगती थी। शायद नेट भी यही देखना चाहता था कि हम सब अपने अपने तरीके से एक अच्छी जिंदगी जिएं। वेनेसा ने उसे और फोर्स नहीं किया। उसने समर की चॉइस की रिस्पेक्ट की, और अपने दिल की गहराइयों से वो आभारी थी कि किस्मत ने कम से कम उसके भाई को आखिरी दिनों में इतने लॉयल इंसान से मिलवाया था। समर ने खिड़की के बाहर देखते हुए बहुत ही शांत और स्टेडी आवाज में बताया कि उस वक्त नेट हमेशा कहता था कि सोया सॉस में डुबोए हुए प्लेन बंस दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। लेकिन समर सच्चाई जानती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसे सच में उसका टेस्ट कमाल का लगता था। वो बस इतना भूखा होता था कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती थी, और फिर भी जब वो उसके बारे में बात करता था तो उसकी आंखें ऐसे चमक उठती थी जैसे वो कोई रॉयल फीस्ट खा रहा हो। वेनेसा चुपचाप उसके पास बैठी सब सुन रही थी। उसे अपनी हथेलियों में अपने नाखून गढ़ाने पड़े ताकि वो फूट फूट कर रोने से खुद को रोक सके, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स डायरी में लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा कॉन्क्रीट थीं, और ये और भी ज्यादा दर्द देती थीं, एक के बाद एक कट्स की तरह, जैसे कोई ब्लंट ब्लेड उसके दिल को आरी की तरह काट रहा हो। अब जाकर उसे सच में समझ आया था कि नेट ने सिर्फ ठंडे पानी और प्लेन बंस के सहारे वो सर्दियां कैसे गुजारी होंगी। अब जाकर उसे समझ आया था कि वो दर्द से कांपते हुए बेड के कोने में कैसे सिकुड़ जाता होगा और फिर भी खुद को एक आवाज तक निकालने से रोक लेता होगा।
और अब जाकर उसे समझ आया था कि कैसे उस छोटे डॉग एवर ने अपनी गीली जीभ से उसके आंसू पहुंचे होंगे, ठीक उस पल जब वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। उसने समर से वो एड्रेस लिया, वो अर्बन विलेज जहां नेट कभी रहा था। हालांकि वो जगह बहुत पहले ही तोड़ी जा चुकी थी और वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई थीं, फिर भी वो अक्सर अकेले ड्राइव करके वहां जाती थी। वो सड़क के किनारे अपनी कार पार्क करती और बस बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती। वो उन नए टावर्स को घूरती रहती और इमेजिन करती कि कैसे नेट ने उस मरते हुए शरीर को खींचकर उस जगह पर सर्वाइव किया होगा। काम पर वो अभी भी हर चीज को परफेक्ट ऑर्डर में हैंडल कर रही थी, लेकिन उसका वो पुराना रूथलेस एज, वो सब कुछ कंट्रोल करने का डेस्परेट ड्राइव अब फेड हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी पावर्स डेलीगेट करना शुरू कर दिया। बाहर लोगों को लगता था कि अपने भाई के साथ जो भी हुआ उसके बाद प्रेसिडेंट वैंस ने दुनिया की सच्चाई देख ली है। खुद को पूरी तरह से चैरिटी में डिवोट कर दिया था, लेकिन सिर्फ आईवी जानती थी कि वेनेसा को कभी अंदर से पीस नहीं मिला था। उसकी स्टडी में रखी डायरी की उस फोटोकॉपी को इतनी बार छुआ गया था कि उसके किनारे पूरी तरह से सॉफ्ट होकर घिस गए थे। उसके बगल में डॉक्यूमेंट्स के ऊंचे ऊंचे स्टैक्स रखे होते थे। लिवर कैंसर ट्रीटमेंट, एंड ऑफ लाइफ केयर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, हर तरह का मटेरियल जो इमेजिन किया जा सकता था। ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी जिंदगी को एक इम्पॉसिबल से लंबे रिसर्च प्रोजेक्ट में बदल दिया था, और उस प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट उसका वही छोटा भाई था जिसे वो बहुत बुरी तरह से फेल कर चुकी थी, नेट। जैसे वो अपने ही दिमाग के अंदर उस पास्ट को बार बार रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी जिसे कभी रिवाइज नहीं किया जा सकता था। वक्त बहुत तेजी से गुजरा। किसी को रियलाइज होने से पहले ही उस डायरी वाली लाइव स्ट्रीम को 3 साल बीत चुके थे। द नेट एंड एवर फाउंडेशन ऑलरेडी हजारों फैमिलीज की मदद कर चुका था। खुद वेनेसा को भी इस काम के लिए अनगिनत ऑनर्स मिल चुके थे। लेकिन एक दिन बारिश की दोपहर में उसे अचानक ओवरसीज से एक फोन कॉल आया। ये ह्योगो था, वही छोटा भाई जिसे उसने अडॉप्ट किया था। लाइन की दूसरी तरफ ह्योगो की आवाज बहुत हेजिटेंट और क्लियरली डरी हुई लग रही थी। उसने बताया कि वो ओवरसीज वाले घर में कुछ पुरानी चीजें सॉर्ट कर रहा था और उसे स्टोरेज के बहुत अंदर छुपा हुआ एक पुराना फोटो एल्बम मिला। वो नेट के बचपन की पिक्चर्स से भरा हुआ था, लेकिन उसी के साथ डायरी के कुछ लूज पेजेस भी थे जो वेनेसा ने अपने टीनेज ईयर्स में लिखे थे। वो पन्ने जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे। ह्यूगो ने कहा कि उन्हें पढ़ने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वेनेसा खुद भी भूल चुकी है। ये मॉम और डैड के मरने से ठीक पहले और ठीक बाद के टाइम के बारे में था। वो सच जो बिल्कुल ब्लर हो चुके थे या शायद जानबूझकर छुपा दिए गए थे। वेनेसा का हाथ अपने फोन के इर्द गिर्द हल्का सा कांपने लगा। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें लगातार कांच पर टैप कर रही थीं, जिससे उसके सीने की घबराहट और भी ज्यादा टाइट हो गई। उसने ह्यूगो से वो सब कुछ इमीडिएटली वापस भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद वो पैकेज आ गया। उस फोटो एल्बम के साथ कई सारे पीले पड़ चुके पन्ने थे। ये वो नोट्स थे जो वेनेसा ने अपनी टीनेज में लिखे थे। हैंड राइटिंग बहुत ही शार्प और जल्दबाजी में लिखी हुई थी और इमोशनल टर्बुलेंस एक नजर में ही साफ दिख रहा था। उनमें जो रिकॉर्डेड था वो उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट से ठीक पहले वाली रात थी। उस रात घर में एक बहुत ही वायलेंट आर्ग्यूमेंट हुआ था। रीजन था कंपनी का एक मेजर डिसीजन। उसके पिता उस पर गैम्बल करने के लिए डिटर्मिन्ड थे और उसकी माँ उन्हें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उस छोटी वेनेसा ने अपनी पूरी ताकत के साथ उनका विरोध किया था, यहाँ तक कि बहुत ही कड़वे वर्ड्स के साथ उन पर चिल्लाई थी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस पूरी फैमिली को नीचे ले डूबेंगे। डायरी के वो पन्ने उसके पेरेंट्स के उस स्टबर्न डिसीजन के खिलाफ उसके रिसेंटमेंट से भरे हुए थे, और सबसे आखिरी लाइन में लिखा था, अगर ये फैमिली कभी भी टूटकर बिखरी तो वो डेफिनेटली इन दोनों की गलती होगी। वक्त के नीचे दबे हुए वो शब्द एक जंग लगी चाबी की तरह फील हुए, और एक ही ब्रूटल इंस्टेंट में उन्होंने वेनेसा की मेमोरी का एक ऐसा दरवाजा झटके से खोल दिया जिसे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉक करके रखा था। वो उसी पल वापस अपनी कुर्सी पर कोलैप्स हो गई। उसके पूरे शरीर पर कोल्ड स्वेट आ गया था। सिर्फ तभी जाकर उसे आखिरकार याद आया कि जिस दिन उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, एक रात पहले हुई उस भयानक बहस की वजह से वो उन्हें सी ऑफ करने तक नहीं गई थी, और उसके बाद के इन सारे सालों में ग्रीफ और गिल्ट के उस भयानक वजन ने उसे उस भद्दी मेमोरी को सिलेक्टिवली भूल जाने पर मजबूर कर दिया था। उसे सिर्फ यही याद था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कितने अच्छे थे और वो खुद उस वक्त कितनी हेल्पलेस फील कर रही थी। तो जब नेट अकेले अपनी बीमारी बर्दाश्त कर रहा था, अपने सबकॉन्शियस के बहुत अंदर वेनेसा अपने पेरेंट्स की डेथ का भी एक लेयर का गिल्ट कैरी कर रही थी। वो हमेशा यही बिलीव करती थी कि नेट का जाना उसकी अपनी पावरलेसनेस की सजा थी। उसने कभी एक बार भी ये कंसिडर नहीं किया था कि शायद ये किस्मत का वो जवाब था जो उसने उस रात उन क्रूअल वर्ड्स के थ्रू मांगा था। वो स्टैक्ड गिल्ट, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसने वेनेसा को लगभग पूरी तरह से कुचल दिया। उसने खुद को पूरे 2 दिनों तक स्टडी में लॉक कर लिया। जब वो आखिरकार बाहर आई तो उसने आईवी से सिर्फ एक चीज कही, मैं नेट, एवर और मॉम डैड से मिलने सिमेट्री जा रही हूँ। नेट और एवर की शेयर्ड ग्रेव उनके पेरेंट्स की ग्रेव के ठीक बगल में थी। ये अरेंजमेंट उसने खुद बाद में करवाया था। फोटो में वो लड़का अभी भी उतने ही ब्राइट स्माइल कर रहा था और एवर बहुत ही ओबीडियंटली उसके पैरों के पास बैठा था। वेनेसा वहां उस बूंदाबांदी में बिना किसी अम्ब्रेला के एक ब्लैक कोट पहने खड़ी थी। उसने हेडस्टोन की उस फोटो को बहुत बहुत लंबे समय तक घूरा और फिर धीरे से नीचे घुटनों पर बैठ गई। वो रोई नहीं, उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही जेंटली उस पिक्चर से पानी की बूंदों को पोंछ दिया। नेट,
मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन को आखिरकार अब कुछ समझ आ गया है। इस पूरे वक्त मैं यही सोचती रही कि मैंने तुम्हें इसलिए खो दिया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि शायद ये सब उससे लिए बहुत पहले शुरू हो गया था। शायद हमारी फैमिली ऑलरेडी एक ऐसे रोड पर पुश की जा चुकी थी जहां से वापस मुड़ना हमेशा से मुश्किल ही होने वाला था। डैड ने वो गैम्बल लेने की जिद की और मॉम उनके साथ खड़ी रही। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, बहुत रेकलेस थी, और फिर बाद में तुम्हारी वो मनहूस बीमारी आ गई। सब कुछ एक दूसरे में तब तक उलझता रहा जब तक कि वो इस डिजास्टर में नहीं बदल गया। तुम्हारी बहन गलत थी, मैं गलत थी क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और मैंने वो अनफॉरगिवेबल बातें कही थी। मैं गलत थी क्योंकि आने वाले सालों में मैं खुद को प्रूव करने में इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मैंने कभी तुम्हारे उस क्लमजी और हार्ट ब्रेकिंग एक्ट के पार देखने की कोशिश ही नहीं की। और मैं गलत थी क्योंकि सच जानने के बाद मुझे सिर्फ खुद को टॉर्चर करना आता था और मैं तुम्हारी आखिरी विश को लगभग भूल ही गई थी। तुमने कहा था कि तुम चाहते हो तुम्हारी बहन अपनी बाकी की जिंदगी खुश रहे, लेकिन इससे पहले मैं हमेशा यही बिलीव करती थी कि तुम्हारे बिना वो इम्पॉसिबल है। मेरे लिए कोई भी खुशी कैसे बच सकती है। यहाँ पर वो रुक गई। बारिश उसके बालों से होते हुए नीचे बह रही थी और उन आंसुओं के साथ मिक्स हो रही थी जिन्हें वो अब और नहीं रोक पा रही थी। लेकिन अब मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस नेट एंड एवर फाउंडेशन को चलाती रहूंगी। मैं तुम्हारे जैसे और बच्चों की मदद करूंगी और मैं कंपनी को भी रन करती रहूंगी ताकि ये एक ऐसी जगह बन सके जो सच में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करे। मैं अपनी अब की लाइफ को ट्रूली एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करूंगी और उसमें ह्यूगो भी शामिल है। उस लड़के के लिए भी ये सब आसान नहीं रहा है। नेट, शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी खुद को कभी पूरी तरह से माफ ना कर पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ, मैं खुद को अब पास्ट में दफन नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए अपने उस प्यार और लॉन्गिंग को हमेशा कैरी करूंगी और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी, सीरियसली और पूरी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि यही वो इकलौती चीज है जो तुम सच में हमेशा से देखना चाहते थे, राइट? वो नीचे झुकी और उसने अपना माथा उस ठंडे हेडस्टोन के खिलाफ बहुत जेंटली प्रेस कर दिया, जैसे वो अभी भी लाइफ और डेथ के दूसरी साइड से किसी तरह के आंसर की उम्मीद कर रही हो। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी और बादलों को चीरती हुई सूरज की एक फीकी सी किरण सिमेट्री में आकर गिरी। इसने वहां रखी उन वाइट क्रिजेंथेमम्स को रोशन कर दिया, जिससे पेटल्स पर रुकी हुई बारिश की बूंदें चमकने लगी। वेनेसा धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने अपने भाई की फोटो को एक आखिरी लुक दिया और वहां से मुड़ गई। उसके कदम अब उतने भारी नहीं थे जितने आते वक्त थे। वो अभी भी स्लो थे, लेकिन अब उनमें थोड़ी सी और स्टेडीनेस आ गई थी। सिमेट्री के बगल में लगे पाइन के पेड़ों से हवा एक बहुत ही सॉफ्ट रसलिंग साउंड के साथ गुजर रही थी, जैसे कोई गहरी सांस छोड़ रहा हो या जैसे कोई फुसफुसाहट जो आखिरकार शांत हो गई हो। ऐसा लगा जैसे ये कहानी आखिरकार यहाँ कुछ देर के लिए ठहर सकती है। एक ऐसी कहानी जो माफी के बारे में थी, रिडेम्पशन के बारे में थी, और इस बारे में थी कि कैसे कोई इंसान अपने पूरे शरीर पर इतने गहरे घाव लेकर भी आगे बढ़ना जारी रखता है। आखिरकार वेनेसा की जिंदगी ने अपने सबसे दर्दनाक चैप्टर को पलटकर एक नई शुरुआत की। उसने रेगुलरली एक थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया ताकि वो अपने अंदर दबे हुए उन कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस का सामना कर सके। ह्यूगो के साथ भी उसका रिश्ता एक नए फेज में एंटर कर चुका था। उस पुराने फोटो एल्बम के मिलने के बाद वेनेसा ने पहली बार खुद आगे बढ़कर ह्यूगो को कॉल किया। उसने उसे थैंक यू कहा और क्लियर किया कि अब से वो दोनों एक असली फैमिली। द नेट एंड एवर फाउंडेशन अब सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे रहा था, बल्कि उन्होंने एक प्रोफेशनल मेडिकल और सोशल वर्क टीम भी बना ली थी। एक इवेंट में एक छोटी बच्ची ने वेनेसा का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, प्रेसिडेंट वेंस, आपका और ब्रदर नेट का थैंक यू, आपने मुझे एक दूसरी जिंदगी दी है। उस पल वेनेसा को आखिरकार एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे नेट की जिंदगी सच में किसी और फॉर्म में आगे बढ़ रही थी। वो अब भी सेमेट्री चाहती थी, लेकिन अब वो वहाँ दर्द में नहीं डूबती थी। वो कभी नेट के फेवरेट सनफ्लावर्स लेकर जाती तो कभी एवर की कब्र पर एक नया खिलौना रखकर कहती, एवर, मेरे लिए उसका ख्याल रखना। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। ऐसे ही वक्त बहुत तेजी से बीतता गया और किसी को पता भी नहीं चला कि 2 साल और गुजर गए। एक दिन एक बिजनेस फोरम खत्म होने के बाद वेनेसा को होटल की लॉबी में अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये और कोई नहीं, रिपोर्टर लिन था, वही इंसान जिसने नेट की डायरी ढूंढकर उस लाइव स्ट्रीम में पढ़ी थी। रिपोर्टर लिन अब मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम बन चुका था। उसके बालों में अब थोड़ी सफेदी आ गई थी। वो आगे बढ़ा और उसने स्माइल करते हुए वेनेसा को ग्रीट किया। उसकी आंखों में एक शांत सी तलाश थी। उसने कहा, प्रेसिडेंट वेंस, लॉन्ग टाइम नो सी। वेनेसा ने भी एक छोटा सा नोट किया और बहुत ही शांत टोन में कहा, लॉन्ग टाइम नो सी रिपोर्टर लिन। दोनों होटल के कैफे में बैठ गए। कुछ फॉर्मल बातों के बाद रिपोर्टर लिन थोड़ा हेजिटेट हुआ और आखिरकार उसने एक गहरी सांस लेकर पूछ लिया, प्रेसिडेंट वेंस, इन पिछले कुछ सालों में क्या आप ठीक रही हैं? वेनेसा ने अपने कप में कॉफी को बहुत जेंटली स्टर किया। उसकी नजरें खिड़की के बाहर चमकते हुए शहर पर टिकी थीं। उसने बहुत धीरे से और संभलते हुए कहा, मैं इसे अच्छा नहीं कहूंगी और मैं इसे बुरा भी नहीं कहूंगी। मैंने बस खुद के साथ शांति से रहना सीख लिया है और अपने पास्ट के साथ जीना सीख लिया है। शायद इसी को ग्रोथ कहते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए मैंने जो कीमत चुकाई है वो बहुत बड़ी थी। उस डायरी ने बहुत से लोगों को बदल दिया, मुझे भी। उसने मुझे बहुत गहराई से ये समझा दिया कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है और फैमिली का प्यार कितना भारी हो सकता है। ये सुनकर रिपोर्टर लिन ने अपनी आवाज़ थोड़ी नीची कर ली।
मैं हमेशा से एक सही मौका ढूंढ रहा था आपको थैंक यू कहने का और सॉरी कहने का भी। उस वक्त मैं ही वो इंसान था जिसने उस सच्चाई को उस तरह से सबके सामने एक्सपोज किया था। वेनेसा ने बहुत ही हल्के से अपना सिर ना में हिलाया। नहीं, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। आप ही वो इंसान थे जो मेरे भाई की आखिरी आवाज़ मुझ तक लेकर आए। हाँ, वो सच बहुत दर्दनाक था। लेकिन अगर वो डायरी नहीं होती तो शायद मैं हमेशा के लिए उसी झूठ में जीती रहती जो मैंने खुद के लिए बनाया था, और वो झूठ उसके लिए दुनिया की सबसे क्रूअल चीज़ होती। एक पल की भारी खामोशी के बाद रिपोर्टर लिन ने जैसे आखिरकार अपना मन बना लिया। उसने अपने ब्रीफकेस से एक पुराना, थोड़ा पीला पड़ चुका क्राफ्ट पेपर का एनवेलप निकाला। फिर उसने उसे टेबल के पार बहुत ही जेंटली वेनेसा की तरफ बढ़ा दिया। वेनेसा ने बहुत ही कंफ्यूजन के साथ उसे देखा। ये क्या है? रिपोर्टर लिन ने बहुत ही शांत आवाज में एक्सप्लेन किया। ये उस वक्त नेट के सामान के साथ मिला था, उसकी डायरी के साथ। उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि टाइमिंग सही है, इसलिए मैंने इतने सालों तक इसे अपनी केयर में संभाल कर रखा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये आपको देने का सही वक्त आ गया है। वेनेसा को लगा जैसे उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई हो। उसने बहुत केयरफुली उस एनवेलप को खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। उसके अंदर कोई लेटर नहीं था, वो एक कलर ड्राइंग थी जो वक्त के साथ थोड़ी फेड हो चुकी थी। वो कागज़ क्लियरली किसी नोटबुक से फाड़ा गया था और उसके किनारे अनइवन थे। उस पर कलर्ड पेंसिल से एक सीन ड्रॉ किया गया था और हर एक डिटेल को बहुत ही केयर के साथ हैंडल किया गया था। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था और ज़मीन सॉफ्ट हरी घास से कवर थी। एक लड़की जिसने पोनीटेल बनाई थी और जिसके चेहरे पर एक बहुत ही रेडिएंट स्माइल थी, वो क्लियरली छोटी वेनेसा थी। उसने एक हाथ से छोटे नट का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उस पेल येलो डॉग एवर का। उनके पीछे मॉम और डैड खड़े थे और उनके चेहरों पर एक बहुत ही प्योर खुशी वाली स्माइल थी। उस ड्राइंग के अपर लेफ्ट कॉर्नर में बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी लेकिन डीपली अर्नेस्ट हैंडराइटिंग में नेट की लिखी हुई एक लाइन थी, माई फैमिली बाय नेट। मेरी विश है कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। और उस पेज के पीछे एक और लाइन ऐड की गई थी जो नेट में बाद में बहुत ही छोटी और मेसी हैंडराइटिंग में डार्क इंक से लिखी थी, सिस आई एम सॉरी। ये देखते ही वेनेसा का विजन लगभग उसी पल आंसुओं से ब्लर हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो नेट को वापस देख सकती हो। वो 18 साल का लड़का जिसे बीमारी ने सिर्फ स्किन और बोन्स का ढांचा बना दिया था, अपनी जिंदगी के आखिरी स्ट्रेच में इतना भयानक दर्द सहते हुए अपने कांपते हुए हाथों से स्ट्रोक बाय स्ट्रोक वो रीयूनियन ड्रॉ कर रहा था जो वो अपने दिल में सबसे ज्यादा चाहता था। वो रीयूनियन जिसे वो अब कभी जी नहीं पाता। उसके अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ अपॉलोजी और प्यार था। वेनेसा ने उस पतले से कागज को इतनी कसकर पकड़ लिया जैसे वो दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज हो। एक एक करके उसके आंसू उस ड्राइंग पर गिरने लगे। उसने जल्दी से अपने फिंगर टिप्स से उन आंसुओं को पोंछ लिया। उसे डर था कि कहीं उसके आंसुओं से नेट के छोड़े हुए वो आखिरी निशान मिट ना जाए। अपने आंसुओं के बीच से उसने रुंधे हुए गले से कहा, जैसे वो रिपोर्टर लिन से कह रही हो और खुद से भी। वो इस पूरे वक्त सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा था। रिपोर्टर लिन की आंखें भी लाल हो गई थीं और उसने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। उस रात वेनेसा ने उस ड्राइंग को बहुत ही केयरफुली फ्रेम करवाया। फिर उसने उसे अपनी स्टडी में उस डायरी की फोटोकॉपी के ठीक बगल में रख दिया। वो बहुत बहुत लंबे समय तक वहां उन दोनों के सामने खड़ी रही और बस उन्हें देखती रही। आने वाले दिनों में वेनेसा अभी भी वही प्रेसिडेंट वेंस थी जो पूरी बिजनेस दुनिया को हिला सकती थी। वो अभी भी द नेट एंड एवर फाउंडेशन की एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडर थी, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में हमेशा एक जगह थी जो उस 18 साल के लड़के और उसके उस छोटे से डॉग के लिए हमेशा सॉफ्ट रही। उसने नेट को भूलने की कोशिश करना बंद कर दिया था। इसके बजाय उसने उसे याद रखना चुना। नेट के उस भारी प्यार को अपने साथ कैरी करते हुए वो इस दुनिया में आगे बढ़ती रही और अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसे ही जीने की पूरी कोशिश करती रही जैसा नेट उसे ऊपर से देखना चाहता था। उसे पता था कि लाइफ में बारिश के मौसम फिर से आ सकते हैं, लेकिन उसने अपने दिल में नेट के लिए और खुद के लिए एक हमेशा रहने वाला वार्म अम्ब्रेला खोल लिया था। इस कहानी की एंडिंग कोई बहुत परफेक्टली हैप्पी एंडिंग नहीं थी, लेकिन कम से कम ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां एक तरह का सुकून था। स्कार्स होने के बावजूद वेनेसा की लाइफ धीरे धीरे एक नए नॉर्मल में सेटल होने लगी थी। माय फैमिली नाम की वो ड्राइंग उसके दिल के सबसे ठंडे कोने में चमकने वाली एक छोटी सी रोशनी की किरण बन गई थी। उसने उसके दुख को पूरी तरह से मिटाया तो नहीं, लेकिन किसी तरह से उसने उसके गिल्ट के सबसे चुभने वाले हिस्से को सॉफ्ट कर दिया था। उसे आखिरकार ये समझ आ गया था कि नेट ने उसके लिए पीछे सिर्फ दर्द और रिग्रेट नहीं छोड़ा था। नेट ने उसके लिए एक बहुत ही प्योर प्यार और बिल्कुल वैसी ही साफ ब्लेसिंग्स भी छोड़ी थी। उस रियलाइजेशन ने आखिरकार वेनेसा को सच में आगे बढ़ने की ताकत दी। उसने अपनी लाइफ को और भी ज्यादा एक्टिवली प्लान करना शुरू कर दिया। उसने वापस आयल पेंटिंग करना शुरू किया, एक ऐसी चीज जिससे वो बचपन में बहुत प्यार करती थी। वो वीकेंड क्लासेस भी लेने लगी। स्टूडियो में टर्पेंटाइन की वो महक, कैनवस पर ब्रश चलने का वो एहसास, इन सब ने उसे एक ऐसा पीस जो उसने बहुत लंबे समय से फील नहीं किया था। वो लैंडस्केप्स और स्टिल लाइफ पेंट करती थी, लेकिन कभी इंसान नहीं बनाती थी, खासकर फैमिली तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेट की वो ड्राइंग ही उसका इकलौता और आखिरी मास्टरपीस थी और वो उसे कॉपी नहीं करना चाहती थी। ह्यूगो के साथ भी उसका रिश्ता बहुत ही नेचुरल हो गया था।
कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ह्यूगो ने वापस लौटकर अपना फ्यूचर यहीं बनाने का फैसला किया। उसने वेंस ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अपनी खुद की मेहनत से एक टेक स्टार्टअप में अपनी जगह बनाई। वेनेसा ने उसकी इस चॉइस की बहुत रिस्पेक्ट की। जब भी उसे अपने करियर को लेकर कोई डाउट होता तो वेनेसा उसे ऑर्डर देने के बजाय एक गाइड की तरह एडवाइस देती। वो दोनों अक्सर साथ में खाना खाते और काम और लाइफ के बारे में बात करते। बिल्कुल उन भाई बहन की तरह जो सच में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके हों। एक बार ह्यूगो अपनी गर्लफ्रेंड लिन वेई को वेनेसा से मिलवाने लाया। वो लड़की क्लियरली बहुत नर्वस थी, लेकिन वेनेसा ने बस बहुत ही प्यार से स्माइल किया और उसके हाथ में एक रेड एनवेलप रख दिया। उसने कहा, एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना और एक दूसरे के साथ पेशेंट रहना। उस पल वो ये सोचे बिना नहीं रह पाई कि अगर नेट जिंदा होता तो शायद एक दिन वो उसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही एक बड़ी बहन की तरह खड़ी होती। द नेट एंड एवर फाउंडेशन का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने देश के टॉप मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, जहां वो अर्ली लिवर कैंसर स्क्रीनिंग और टारगेटेड ड्रग रिसर्च को फंड कर रहे थे। वेनेसा अब सिर्फ एक फाइनेंशियल बैकर नहीं थी, वो खुद पर्सनली कई प्रोजेक्ट डिस्कशंस में हिस्सा लेती थी और एक पेशेंट के फैमिली मेंबर के पर्सपेक्टिव से अपने सजेशंस देती थी। एक प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में एक यंग रिसर्चर ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एक नई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी प्रेजेंट की। उस टेक्नोलॉजी में लिवर कैंसर को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने का रेट 30% तक बढ़ाने का पोटेंशियल था। वेनेसा चुपचाप सब सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें गर्म हो गई थी। उसे याद आ गया कि जब नेट को डायग्नोज किया गया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने नाखून अपनी हथेली में गड़ा लिए और उस उठते हुए इमोशन को जबरदस्ती नीचे धकेला। काश उस वक्त इसे पहले पकड़ने का कोई चांस होता। उस थॉट ने इस तरह की रिसर्च को सपोर्ट करने का उसका रिजॉल्व और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। लाइफ ऐसे ही बहुत शांति से बह रही थी कि एक ऑटम की दोपहर वेनेसा को एक केयर फैसिलिटी से कॉल आया। इस बार ये कॉल ह्यूगो के बारे में नहीं था, ये सिस्टर समर के बारे में था। मिस समर बहुत बीमार पड़ गई हैं। ये सालों के ओवरवर्क का नतीजा है और सिचुएशन कुछ ज्यादा होपफुल नहीं लग रही है। वेनेसा ने इमीडिएटली अपने सारे शेड्यूल्स कैंसिल किए और खुद ड्राइव करके उस छोटे से शहर में पहुंची। हॉस्पिटल के उस कमरे में डिसइंफेक्टेंट की एक बहुत ही फीकी सी महक थी। समर अब पहले से बहुत ज्यादा पतली हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही क्लियर और स्टबर्न थीं। जब समर ने वेनेसा को देखा तो उसने एक बहुत ही वीक स्माइल दी। प्रेसिडेंट वेंस, आप आ गईं। वेनेसा बेड के पास बैठी और उसने बहुत ही जेंटली समर के उस पतले से हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मुझे बस वेनेसा कहो। लेकिन समर ने अपना सिर ना में हिलाया और एक गहरी सांस लेने के बाद ही बोलना शुरू किया। मुझे आदत हो गई है, और वैसे भी आप सच में प्रेसिडेंट वेंस हैं। मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एक बात है जिसके बारे में मैंने बहुत लंबे समय तक सोचा है और मुझे लगता है कि मुझे आपको वो बता देना चाहिए। वेनेसा का दिल एक ही पल में टाइट हो गया। कहो। समर की नजरें खिड़की के बाहर चली गईं, जैसे वो किसी पुरानी मेमोरी में वापस जा रही हूं। नेट के मरने से पहले उसने आखिरी वक्त में आपके लिए कुछ शब्द छोड़े थे। उस दिन वो बहुत ही बुरी हालत में था, वो भयानक दर्द में था और पूरे टाइम लगभग आधे होश में था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, सिस्टर समर, अगर मेरी बहन को कभी सब कुछ पता चल जाए तो उसे मेरी तरफ से ये कहना। समर यहाँ पर रुक गई। उसकी सांसें बहुत ही उथली हो रही थीं। वेनेसा ने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और उसे देने की कोशिश की, लेकिन समर ने अपना हाथ हिलाकर मना कर दिया और अपनी बात कंटिन्यू रखने की जिद की। उसने कहा, उससे कहना कि नेट के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उदास मत रहना। उससे कहना कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो उसके साथ रह सके। उसे मॉम और डैड की तरह मत बनने देना। इस दुनिया में उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। और उससे कहना कि वो हर दिन गर्म खाना ज़रूर खाए। समर की आवाज़ कमज़ोर और कमज़ोर होती जा रही थी, यहाँ तक कि आखिरी शब्द लगभग सुनाई भी नहीं दे रहे थे। नेट की आंसुओं की तरह वेनेसा के चेहरे पर भी चुपचाप आंसू बहने लगे। बहुत ज़्यादा उदास मत रहना, किसी को ढूंढना, गर्म खाना खाना। तो इस दुनिया में नेट की आखिरी फिक्र सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन थी। वेनेसा अपने आंसुओं में घुटने लगी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपना चेहरा समर की हथेली में छुपा लिया। वो बेवकूफ लड़का, समर ने बहुत ही सॉफ्टली कहा। उसने आपको कभी ब्लेम नहीं किया। वो हमेशा यही कहता था कि उसकी बहन दुनिया की सबसे बेस्ट बहन है। कुछ दिनों बाद सिस्टर समर बहुत ही शांति से इस दुनिया से चली गई। वेनेसा ने उसे नेट की कब्र से कुछ ही दूरी पर दफनाया और वहां सनफ्लावर्स का एक बुके रख दिया। एक बहुत ही धीमी आवाज में उसने कहा, अब तुम आखिरकार जाकर उससे मिल सकती हो। उस दिन के बाद से वेनेसा ने सच में अपनी मील्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उसने अपने लिए सूप बनाने के लिए एक इंसान को हायर किया और कभी कभी वो खुद भी अपने लिए कुकिंग ट्राई करती थी। किचन से उठने वाली उस गर्माहट से उसे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था।
उसे फील होता था जैसे नेट कहीं ऊपर से उसे देख रहा है और उसकी इस कोशिश पर एक ब्राइट सी स्माइल कर रहा था। वो अब खुद को काम के बोझ तले नहीं कुचल रही थी, बल्कि वो एक ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी जिस पर नेट को प्राउड हो। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, द नेट एंड एवर फाउंडेशन सिर्फ एक चैरिटी नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। फाउंडेशन ने देश भर के टॉप हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप की और उन अनगिनत गरीब बच्चों की जान बचाई जो नेट की तरह ही भयानक बीमारियों से लड़ रहे थे। वेनेसा अक्सर खुद उन बच्चों से मिलने जाती थी। जब वो उन्हें ठीक होकर वापस हंसते और खेलते देखती तो उसके दिल का वो भारीपन थोड़ा कम हो जाता था। उसे अंदर से ये तसल्ली मिलती थी कि नेट का वो दर्द, उसका वो सैक्रिफाइस, वो सब बेकार नहीं गया। नेट ने जाते जाते भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया था। उधर ह्यूगो ने भी अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया था। उसने वेनिस ग्रुप के साए से बाहर निकलकर अपने टेक स्टार्टअप को बहुत ही कम समय में एक बेहद सक्सेसफुल कंपनी बना दिया था। 10 साल बीत गए। वेनेसा के बालों में अब चांदी चमकने लगी थी और उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्टेडी हो गई थीं। उसने अपना ज्यादातर काम डेलीगेट कर दिया था और अब अपना पूरा फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और चैरिटी वर्क पर रखती थी। उसने अपने गार्डन को सनफ्लावर्स और वाइट क्रिसेंथेमम से भर दिया था। बाद में एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर ने उससे कॉन्टैक्ट किया। वो द नेट एंड एंडेवर फाउंडेशन की स्टोरी को फिल्म करना चाहता था। बहुत लंबी खामोशी के बाद वेनेसा ने हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त पर कि ये बिल्कुल ट्रूथफुल होनी चाहिए और इसका पूरा फोकस उस असली काम पर होना चाहिए जो फाउंडेशन कर रहा था। कैमरे पर वो हमेशा की तरह कंपोज्ड और शार्प थी। किसी ने उससे पूछा, आप आखिरकार उस इतने गहरे अंधेरे से बाहर कैसे आईं? उसने बहुत ही शांति से जवाब दिया, मैं उससे बाहर नहीं आई, मैंने उसे अपने साथ लेकर चलना सीख लिया। हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वो आखिरकार हमारा ही एक हिस्सा बन जाते हैं। मेरे लिए नेट और एवर का मतलब है उस ग्रीफ को आगे ले चलना और उसे लाइफ के चलते रहने के चांसेस में बदल देना। द नेट एंड एवर फाउंडेशन पर बनी वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही हर तरफ छा गई और नेट की उस दर्द भरी कहानी ने अनगिनत लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। ह्यूगो की शादी के दिन वेनेसा स्टेज के नीचे बैठी दूल्हे और दुल्हन को देख रही थी। फिर उसकी नज़र उस खाली सीट पर गई जो नेट के लिए छोड़ी गई थी। एक बहुत ही लो आवाज़ में वो बुदबुदाई, कुछ लोग भले ही यहाँ पर्सनली मौजूद ना हो, लेकिन मुझे पता है कि वो अभी भी हमारे लिए बहुत खुश हैं। नेट, तुम्हारी बहन बहुत अच्छे से जिएगी। वक्त के साथ वेनेसा एक ग्रैंडमदर बन गई। उसने अपनी पोती न्यानशिंग को अपनी बाहों में उठाया। उस छोटी सी बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे नेट की याद दिलाता था। वो अक्सर उस सनफ्लावर गार्डन में स्ट्रॉलर को पुश करती हुई धीरे धीरे फूलों के बीच चलती थी। वो अपना सिर नीचे करती और फुसफुसाती, उधर देखो, वहाँ तुम्हारे ग्रैंड अंकल हैं और एवर भी। वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब न्यानशिंग 3 साल की हुई तो उसने पहली बार बहुत ही क्लियर आवाज़ में ग्रैंडवा कहा और वो सॉफ्ट सी छोटी आवाज़ सीधा वेनेसा के दिल को छू गई। एक दिन न्यानशिंग ने आसमान के सबसे चमकते हुए तारे की तरफ पॉइंट किया और कहा, ग्रैंडमा, वो तारा बहुत शाइनी है। वेनेसा ने बहुत प्यार से स्माइल किया और जवाब दिया, शायद तुम्हारे ग्रैंड अंकल ऊपर से हम पर नज़र रख रहे हैं। वेनेसा के 70वें जन्मदिन पर ह्यूगो ने उसे एक हैंडमेड फ़ोटो एल्बम दिया। उसके सबसे पहले पन्ने पर माय फैमिली वाली ड्राइंग का एक रिक्रिएशन था और उसके बगल में एक बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में लिखा था, ग्रेट ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडमा, ग्रैंड अंकल, एवर और मैं। आखिरी के कुछ पन्ने जानबूझकर खाली छोड़े गए थे, जिनमें एक नोट रखा था, आने वाले दिनों में चलिए इन्हें एक साथ मिलकर भरते हैं। वेनेसा ने बहुत ही हल्के से अपने फिंगर टिप्स उन फोटोग्राफ्स पर फेरे। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके होठों के कोनों पर एक बहुत ही फेंट सी स्माइल थी। उस गिफ्ट ने आखिरकार उसे पूरी तरह से ये समझा दिया था कि नेट को कभी भुलाया नहीं गया था। वो बस इस फैमिली की मेमोरीज का एक बहुत ही जेंटल हिस्सा बन चुका था। अपने आखिरी सालों में वेनेसा ने पुरानी चीजों को एक एक करके सॉर्ट करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें बहुत केयरफुली लेबल कर रही थी ताकि एक दिन न्यानशिंग समझ सके कि ये फैमिली कहाँ से आई है और इसने कौन सा रास्ता तय किया है। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। प्रेसिडेंट वेंस, जिसने अपनी पूरी जिंदगी चैरिटी और रेस्क्यू वर्क में डिवोट कर दी थी, वो बहुत ही शांति से इस दुनिया से विदा ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका आखिरी मरमर बहुत ही सुकून भरा था। मॉम, डैड, नेट, तुम आ गए मुझे लेने। आई एम सॉरी, तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। उसके बेड के पास खड़ा हर इंसान बिल्कुल खामोश था। किसी ने भी एक बूढ़ी औरत को इतने गहरे दुख के साथ रोते हुए नहीं देखा था। और फिर भी जब वो आखिरकार इस दुनिया से गई तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही पीसफुल था। उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी बहुत ही हल्की और सैटिस्फाइड सी स्माइल थी। वो आखिरकार हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ अपनी फैमिली के पास चली गई। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को हाइप जरूर करना।